अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू नावल रीड कर रही हूँ। ये पार्ट वाला नावल होगा, मतलब लॉन्ग नावल है, पार्ट्स में आएगा, एपिसोडिक होगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। ये वही नावल है जिसकी मैं बात कर रही थी। पिछले नावल से मैंने कई बार बताया है कि मैं एक नावल रीड करूँगी, उसमें हीरो अजमार है। अगर आप लोगों को ये नावल अच्छा लगे, इस नावल का जैनर है कज़िन मैरिज, लव एट फर्स्ट साइट, रूड हीरो, केयरिंग हीरो, फ़नी हीरोइंस। बहुत मज़ेदार नावल है, आप सभी को पसंद आने वाला है। ये हाईली रिकमेंडेड है, इसलिए अगर आपने मेरे चैनल का कोई सिंगल नावल सुना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लाजमी सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। उफ़, आज तो बहुत देर हो गई है, पक्का डांट पड़ेगी आज तो। वो तेज़ तेज़ कदमों से नीचे आती हुई साथ साथ पोनी भी बना रही थी और साथ साथ बड़बड़ाने का काम भी जारी था। आपी, आज तो आप बहुत लेट हो गई हैं। जैनिश ने बैग कंधे पर लटकाते हुए बड़ी बहन से पूछा था, जो खड़े खड़े ही जूस पी रही थी। रात लेट सोई थी, इसीलिए देर हो गई है आज। जुलेखा, जिले ने जूस फिनिश करते हुए उसे जवाब दिया। फिर किचन में चली आई थी, जहां नवीन और मुबीन बेगम खाना पैक कर रही थी। सब बच्चों के लिए वो खाना सबको घर से ही बनाकर देती थी, ताकि बाहर का खाने से कोई ना खाए। बड़ी चच्ची, मेरा टिफ़िन अभी तक तैयार नहीं हुआ? जिले ने मुँह बसोरते हुए उनसे पूछा था। नवीन ने मुस्कुराकर टिफ़िन उसके हाथों में दे दिया था। हो गया है तैयार मेरी जान, नवीन ने मुस्कुराकर उसके पेशानी पर होठ रखते हुए दिलासा दिया। जिले मुस्कुराए, फिर मुबीन चच्ची को देखा जो नवाल का खाना पैक कर रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, आज बहुत देर हो गई है और आज हॉस्पिटल भी अब्बू घुसने भी नहीं देंगे मुझे, वो कहती हुई तेज़ कदमों से बाहर की तरफ भाग गई थी। नवीन मुस्कुराकर रह गई थी, जबकि मुबीन ने तासुब से नवीन को देखा था। भाभी, इसने आपके बेटे के लिए इतना कुछ कहा, लेकिन आपके सलूक में कोई भी फ़र्क नहीं आई? मुबीन ने उन्हें देखते हुए हैरानी से पूछा था। जिस तरह हारून मेरा बेटा है, इसी तरह जिले भी मेरी बेटी है। बेशक मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। नवीन ने मुस्कुराते हुए कहकर अपनी देवरानी को देखा, जो सर हिलाती हुई दोबारा खाने में तरफ मुतवज्जा हो गई थी। यूनी नहीं जाना है तुमने? जैनी ने अजमार के कमरे में आते हुए हैरत से पूछा, जो बेड छोड़े नीचे कारपेट पर लेटा नींद में गुम था। जैनिश ने उसका कंधा हिलाते हुए हैरत से पूछा था। उसने मुंदी मुंदी आंखों से जैनी को देखा कर दोबारा आंखें मूंद ली थी। अरे सोना मत, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे यूरी छोड़ाओ, बेशक आकर सोते रहना मेरी तरफ से, जैनी ने झुंझलाते हुए कहा था। वो उसकी नींद से बहुत तंग थी, जो एक बार सो जाता तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेता था, चाहे कुछ भी हो जाए। खुद चली जाओ, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा, अजमार ने मुंह बनाते हुए तनक कर कहा था, जिस पर वो ठंडी सांस भरती रह गई थी कि अब क्या करे, क्योंकि बाकी सब तो अपने अपने कामों पर चले गए थे। एक वही निकम्मा था जो यूनी भी अपनी मर्जी से ही जाता था, और नालायक इतना था कि हर बार चाचू की फरमाइश पर उसे अगली क्लास में प्रमोट कर देते थे यूनी वाले, क्योंकि यूनी का ओनर अदिल साहब का बेस्ट फ्रेंड था। 2 बार तो उसे यूनी से भी निकाला जा चुका था, लेकिन नवाब साहब ने नहीं सुधरना था तो नहीं सुधरे थे। वो सिर्फ अपनी मर्जी से ही करने आया था इस दुनिया में। अदिल साहब उसे कितनी बार पीट चुके थे, लेकिन अजमार पर जूतों का क्या असर भला। उफ, जैनी मुंह बनाती हुई चली गई थी। लाइट बंद कर देना, पीछे से खुमार आलूद आवाज़ आई थी नवाब साहब की, जिस पर जैनी खौल कर रह गई थी। उफ, आज तो लेट हो गई मैं, जिले ने सबको अपनी अपनी ड्यूटी में मसरूफ़ देखकर खुद से बड़बड़ाई थी। हेलो डॉक्टर, जिले पीछे से आती आवाज़ पर पलटी थी, जहां उसकी छोटी बहन उसके ही इंतज़ार में खड़ी थी। तासीर सपाट नज़रों से खुद को तकती अपनी बड़ी बहन के पास आई थी। आपी, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, पापा से भी मिल लिया है मैंने, तासीर उसे खामोश देखकर बोली थी। क्यों आई हो? जिले ने सीने पर हाथ बांधते हुए अपने से 3 साल छोटी बहन से पूछा था, जो यूनी के लास्ट ईयर में थी। वो जिले, आपी, अम्मी ने आज दावत रखी है मामू लोगों की, तो तुम्हारी अम्मी ने कहा होगा जो अपनी बहन को भी दावत दे आओ फालतू जो हूँ मैं, जिले ने उसकी बात काट कर तुनक कर उससे कहा था। आपी, आप हर चीज़ को नेगेटिव क्यों लेती हैं? कभी किसी चीज़ को पॉजिटिव भी ले लिया करें। और मैं इंतज़ार करूँगी आपका रात 6 बजे, तासीर ने उसे झंझला कर कहा था, और फिर उसकी कुछ भी सुने बगैर जल्दी से वापस के लिए पलट गई थी। उफ, मैं क्या करूँ इस ढीठ लड़की का, जुलेखा ने झुंझला कर सोचा। फिर डॉक्टर जुल्फ़िकार के कमरे की तरफ बढ़ी थी। अस्सलाम वालेकुम सर, जिले ने डरते डरते अंदर आते हुए कहा था, लेकिन अंदर बैठे शख्सियत को देखकर वो हैरत ज़दा सी रह गई थी। वो चेयर पर बैठा सामने रखी फ़ाइल का गौर से मुताला कर रहा था, लेकिन अब जिले साहिबा की तरफ मुतवज्जा था। ये लंदन से कब आया? जुलेखा ने परेशानी से सोचा था। वो 2 साल से लंदन में मुकीम था, स्पेशल कोर्सेज़ के लिए। वो कल रात को ही वापस आया था और अब डॉक्टर जुल्फ़िकार के चेयर पर बैठा उसे जिच करती मुस्कान से देख रहा था। वो उसका काफ़ी सीनियर था, हार्ट सर्जन था वो। डॉक्टर जुलेखा, हारून अहमद, आप आधा घंटा लेट हैं। आप जानती तो हैं होंगी ही हमारे रूल्स कितने सख्त हैं।
लेट आने वाले डॉक्टर्स और नर्सों को इक्वल पनिशमेंट मिलती है। हारून ने अपनी मखसूस जिज करती मुस्कान से कहकर उसे तपाया था हमेशा की तरह। मुझे सज़ा देने का हक सिर्फ डॉक्टर जुल्फ़िकार का है। जिले ने अपनी तीखी नाक चढ़ाते हुए उसे जवाब दिया, लेकिन गुस्से को भी काबू में ही रखा था। डॉक्टर जुलेखा, आज आप लेट आई हैं तो सज़ा तो मैं ही दूंगा। आज आपकी ड्यूटी बच्चों वाले वार्ड में है। जानता था वो बच्चों से पसंद नहीं करती है, काफ़ी खार खाती है बच्चों के रोने से मोहतरमा। जुलेखा का तो दिल कर रहा था उसका गला ही काट डाले, लेकिन सबर का घूंट पीती वो उसके करीब आई थी। मर जाओ तुम, मखसूस जुमला कहती हुई वो तेज़ कदमों से बाहर चली गई थी। हा 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 हा। मिस जुलेखा, ये आपकी हसरत ही रहेगी, तुम्हें इस दुनिया से भेज कर ही मरूंगा मैं। हारून की तंज़ आवाज़ से अपनी पुश्त पर सुनाई दी थी, जिस पर वो उसके दिल ही दिल में हज़ारों गालियों से नवाजती अपने केबिन की तरफ चली गई थी। पीछे वो चेयर को घुमाता हुआ जिद करते मुस्कान से कुछ सोच रहा था। मिस जुलेखा, उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी के, उसने सपाट से अंदाज में कहा था। अजमार, क्या ये तुम्हारा कॉलेज जाने का टाइम है? मुबीन ने उसे 9 बजे नीचे आते देखकर गुस्से से पूछा था। जो हाफ स्लीव शर्ट पहने, नीचे ब्लू पैंट पहने, अपने हल्के ब्राउन बालों को माथे पर बिखेरे वो अपने रव से होलिये में भी गजब ढा रहा था। ख़ानदान का सबसे खूबसूरत नौजवान था वो। गुलाबी होठ जो हर वक्त भिजे ही रहते थे, ग्रीन आइज़ जिनमें सर्द तासुर था हर वक्त रहता था। वो हद से ज़्यादा मोडी और लड़कियों से एलर्जिक था। मम्मा प्लीज़, मूड नहीं है मेरा लेक्चर सुनने का, वो कहकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। ओह भाभी, तंग आ गई हूँ मैं इस लड़के से, इसे किसी काम में दिलचस्पी ही नहीं है, मुबीन ने चाय पीती हुई नवीन से कहा था। ठीक हो जाएगा, अभी बच्चा है वो, सब लोग उसके पीछे मत पड़ जाया करो। नवीन ने चाय का कप रखते हुए अजमार की साइड ली थी। अच्छा, अम्मी को नाश्ता दे आई थी आप? मुबीन ने कप उठाते हुए नवीन से पूछा था। सबसे पहले उन्हीं के लिए तो बनाया था, नवीन ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा था। इरम कब आएगी मायके से? नवीन ने पलटकर देवरानी के बारे में पूछा था। बस अम्मी की तबीयत संभलते ही आ जाएंगी वो, मुबीन ने अपनी बहन के बारे में कहा, जो बहनें प्लस देवरानियाँ भी थीं। क्या कह रही थी जिले? नादिया बेगम ने बिस्मिल के आगे नाश्ता रखते हुए उसके बारे में पूछा था। मैं कहकर आई हूँ अम्मी, आ जाएंगी वो, आज तक कोई बात टाली है उन्होंने मेरी जो अब टालेंगी? तासीर ने अपनी बहन की रग्ज़ पर जिक्र पर मुस्कुराकर कहा था। जिले जितनी खूबसूरत थी तासीर उतनी ही आम शक्ल की थी। वो दोनों बहनें लगती ही नहीं थी, एक दूसरे से बिल्कुल मुतसाद थी वो शक्ल से भी और सीरत से भी। अच्छा मामा, आज मैं लेट हो गई हूँ यूनी से, तो अब इजाज़त दे मुझे, तासीर ने बैग वगैरह उठाते हुए मुस्कुराकर कहा था। अल्लाह और उसके रसूल के अमान में जाओ बेटा, नादिया ने पीछे से कहकर अपने शौहर के कमरे की तरफ बढ़ी थी, जो शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन नेचर के बहुत ही अच्छे और मिलनसार थे वो। उनका एक ही बेटा था, हन्नान, जो कॉलेज में पढ़ता था, शरारती और ख़ूबसूरत सा। स्पोर्ट बाइक पार्किंग में खड़ी करता हुआ वो एक शान से चलता यूनी में आया था। अजमार यार मेरी बात सुनो, हसीब भागता हुआ उसके पीछे आया था। क्या मसला है तुम्हें? कितनी बार कहा है पीछे से आवाज़ मत लगाया करो, उसने आकर सुकेड़ कर अपने जिगरी दोस्त से कहा था, जो उसे हमेशा पीछे से ही आवाज़ लगाता था। छोड़ो यार तुम ये सब बातें, अंदर टेस्ट हो रहा है, मैं तो डर कर अंदर ही नहीं गया, मुझे कौन सा कुछ आता है तुम्हारी तरह, हसीब ने मुनमुनाकर कहा था। मेरी तरह से क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, अजमार ने गुस्से से उसके बाजू पर प्रेस की थी। उफ़ यार गुस्सा मत किया करो तुम, और अब बताओ क्या करेंगे अब? हसीब ने बुना मुंह बनाते हुए उससे पूछा था, जो बिल्कुल रिलैक्स था। नवाब साहब अपनी मर्ज़ी के मालिक जो थे, दिल का तो टेस्ट दिया, वरना कोई टेंशन नहीं, निकाल भी देते तो फिर दूसरे दिन उसने यूनी में ही होना था। चल कैंटीन चलते हैं, नाश्ता भी नहीं किया है आज मैंने। अजमार ग्लासेस लगाते हुए कैफ़े की तरफ बढ़ा था, पीछे पीछे हसीब भी झुंझलाता हुआ बढ़ा। वो दोनों कॉफ़ी पी कर बाहर आए थे, जब सामने से अपनी फ्रेंड के साथ आती तासीर को देखकर वो रुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। तासीर सलोनी रंगत की, सिया बड़ी बड़ी आंखों वाली, लंबे कद की, कमर से नीचे आते सिया सीधे बालों की मालिक थी, जिसके नाक में लौंग हीरे की मान चमकती थी। वो दोनों क्लासमेट थे और एक दूसरे से बहुत खार भी खाते थे, क्योंकि अगर तासीर टॉपर थी तो वो हद से ज़्यादा नालायक। वो एक दूसरे से दूर दूर ही रहते थे। एक दूसरे को घूरते हुए वो दोनों अपनी अपनी सीमत की तरफ बढ़ गए थे। यार अंदर टेस्ट था और इसे देखो ये लंच कर रहा था, तासीर की दोस्त ने सर दाएं बाएं हिलाते हुए तासुफ से कहा था। छोड़ो इसे, हमें क्या? तासीर ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहकर कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था। जिले को आज लंच का टाइम भी नहीं मिला था, हारून की वजह से, जिसने उसकी ड्यूटी बच्चे वाले वार्ड में लगा दी थी। तुमसे तो ऐसे बदले लूँगी कि याद रखोगे बच्चों के किससे पाला पड़ा था। जिले ने कोट उतारते हुए दांत पीसते हुए सोचा था, फिर चाय का ऑर्डर देती अभी बैठी ही थी जब वार्ड बॉय ने उसे हारून का पैगाम दिया कि वो बच्चों वाले वार्ड में उसका वेट कर रहा है। उफ़, कहाँ से आ गया ये इंसान? नहीं जाऊँगी मैं, मेरे बाप का अस्पताल है, किसी का ऑर्डर नहीं मानूंगी मैं।
जिले ने चाय का कप पकड़ते हुए खुद से कहा, जो अभी अभी एक लड़का रख कर गया था। उसने इत्मीनान से चाय पी और फिर नवीन बेगम का दिया हुआ टिफ़िन खोलकर लंच करने लगी थी, जिसमें पराठे और आमलेट था। लंच करके उसने वॉशरूम से हाथ मुँह धोया। बाहर आकर वो ठिठकी थी क्योंकि हारून कमरे के बीचों बीच खड़ा उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो वाइट शर्ट पहने, स्लीव्स कोहनियों तक मोड़े, वो अपनी मूँछों के साथ बहुत पुरकशिश मर्द था, लेकिन जिले को तो वो दुनिया का इंतहाई कमशक्ल इंसान ही लगता था। वो अब उसे अपनी डार्क ब्राउन आंखों से घूर रहा था। डॉक्टर जिले, मैंने आपको शायद पैगाम भेजा था, उसने सर्द सी आवाज़ में पूछा था। मेरी मर्जी, जुलेखा ने तुनक कर उससे जवाब दिया था। बदले में हारून ने उसे खींचकर कुर्सी पर पटका था, फिर कुर्सी के दोनों एतराफ में हाथ रखता उस पर झुका था। जिले ने हैरत से उसे अपनी इतने करीब देखा था। मैं इस हॉस्पिटल का ओनर हूँ मिसेज़ हारून। अगर चाहूँ तो आपको अभी खड़े खड़े इस अस्पताल से फारिग कर दूँ, लेकिन सिर्फ चाचू की वजह से मुझे तुम्हें यहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। हारून ने उसकी हल्की ग्रीन आंखों में आंखें गाड़ते हुए गुर्राकर कहा था। जवाबन वो मुस्कुराई थी। अहमद साहब, जुल्फ़कार साहब और अदील साहब 3 भाई हैं और एक बहन है उनकी, जो 5 में ही ब्याही गई हैं। अहमद साहब सबसे बड़े हैं, जिनकी शादी अपनी खालाजाद नवीन से हुई है। उनका एक ही बेटा है हारून, जो अपने सब कज़िन से बड़ा है। उसके बाद जुल्फ़कार साहब हैं, जिनकी शादी दूर के रिश्तेदारों में ही हुई थी नादिया बेगम से, जो एक निहायत खूबसूरत खातून थी, लेकिन शादी के बाद उनके आपस में बन नहीं पाई थी, जिसकी वजह से दोनों की तलाक शादी के 2 साल बाद ही हो गई थी। जुलेखा, जिसका नाम दादी ने अपने पसंद का रखा था, इस वक्त 2 साल की थी जब दोनों मियाँ बीवी अलग हो गए थे। नादिया बेगम इस वक्त उम्मीद से थी, लेकिन फिर भी वो निभा नहीं कर सकी थी। जुलेखा को लेने की बहुत कोशिश की नादिया ने, लेकिन जुल्फ़िकार ने किसी सूरत उन्हें जुलेखा नहीं दी थी। तलाक के बाद नादिया के घर तासीर पैदा हुई, जिस पर जुल्फ़िकार ने लेने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन इस बार फैसला नादिया के हक़ में चला गया था। जुलेखा हारून से 3 साल छोटी थी, जिसे नवीन ने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला था। वो भी उन्हें अपनी माँ ही समझती है। फिर जुल्फ़िकार की शादी अपने चचा के घर इरम से हुई थी। इरम से उनके 2 बच्चे हैं, ज़ैनिश और अर्शुमान। इरम का रवैया हमेशा जुलेखा से सर्द सा ही रहा था। वो सौतेलों जैसा तो सलूक नहीं करती थी, लेकिन उसे ज़्यादा मुखातिब भी नहीं करती थी, जिसकी कोशिश जिले ने भी नहीं की थी। ज़ैनिश और अर्शुमान से वो बहुत प्यार करती थी। वो दोनों भी जवाबन उससे बहुत प्यार करते थे। इरम और मुबीन आपस में सगी बहनें थीं। इरम बड़ी और मुबीन छोटी हैं। जुल्फ़िकार से छोटा अदील था, जिनकी शादी अपने चचाजाद के घर मुबीन से हुई थी, जो थोड़े तीखे मिजाज की है। उनके 2 ही बच्चे हैं, अजमार और नवाल। अजमार नवाल से 4 साल बड़ा है, जो बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा था, और ये आदत बड़े होकर भी नहीं गई थी। हर काम अपनी मर्ज़ी से करता था, चाहे उसका नतीजा अच्छा निकले या बुरा, करनी उसने अपनी ही मर्ज़ी है। वो अपने सब कज़िन से प्यारा और हैंडसम है, जिस पर उसका दिमाग 7वें आसमान पर रहता था, जबकि नवाल एक प्यारी शक्ल की संजीदा मिजाज लड़की है। उसके बाद शाइस्ता थी, जिनकी शादी अपने बाबा के दोस्त के बेटे से हुई थी, जो बहुत ही गर्म मिजाज इंसान है, अपनी मै में रहने वाला। उनके 2 ही बेटे हैं, मुआज़ और मुईज़। मुआज़ अजमार का हम उम्र है, जबकि मुईज़ ज़ैनिश का हम उम्र है। अहमद साहब के बाप का इंतकाल 15 साल पहले ही हो गया था, लेकिन हाजरा वालिदा ने सबको एक दूसरे से जोड़ रखा हुआ था। वो बहुत ही सुलझुई खातून हैं, जिनके जान हारून और जुलेखा में है। उन दोनों को उन्होंने खुद पाला था। प्यार तो वो सबसे ही करती थी, लेकिन सबसे प्यारा वो उन दोनों में ही थे। ये दोनों ही थे उन्हें, जो दादी के सामने तो बहुत अच्छे बच्चों की तरह रहते थे, लेकिन अकेले में एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। दोनों की लड़ाई तो पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। बच्चे बड़े सब इनके एक दूसरे से नापसंदीदगी के बारे में जानते थे। दादी असूलों की बहुत सख्त थी। इन दोनों का निकाह भी दादी की ख्वाहिश पर ही हुआ था। नादिया की शादी बाद में जानने वालों के घर इदरीस से हुई, जिनकी बीवी और बेटी एक एक्सीडेंट में फौत हो गई थी। इदरीस साहब एक बहुत अच्छे इंसान थे। नादिया और उनका एक बेटा था, शाज़ल। ज़िले ने तंज़िया मुस्कुराहट से अपने ऊपर झुके हारून को देखा था। मैं तो चाहती ही यही हूँ कि तुम मुझे इस अस्पताल से निकालो, ताकि हर वक्त तुम्हारी शक्ल देखने से तो जान छूटेगी मेरी। ज़िले ने सपाट से लहजे में कहा था, जिस पर हारून ने भी तंज़िया मुस्कुराहट उछाली थी उसकी तरफ। ऑफ कोर्स मेरी जान, तुम्हारी हर ख्वाहिश को रद्द करना मेरी तो मुझ पर फ़र्ज़ है, हारून ने इस बार संजीदगी से कहा था, जिस पर ज़िले ने मुठ्ठियाँ भींचकर अपने गुस्से पर काबू पाया था, वरना दिल तो कर रहा था मुक्का मार के उसके गाल सारे दांत तो तोड़ दे, जो मोतियों की तरह चमकते थे जब वो मुस्कुराता था। ओहो ओह, इस आवाज़ पर हारून करंट की तरह उससे दूर हुआ था, क्योंकि दरवाजे के फ्रेम में जुल्फ़िकार साहब अपनी बारो पर्सनैलिटी से खड़े उन्हें ही देख रहे थे। ज़िले भी शर्मिंदगी से अपनी चेयर से जल्दी से खड़ी हुई। सर, डॉक्टर जुलेखा की आंख में शायद कुछ चला गया था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं देखकर निकाल दूं। हारून ने पीछे की तरफ हाथ बांध कर निहायत संजीदगी से उन्हें वजाहत दी थी, जिस पर ज़िले ने होठ भींचकर उसे देखा, जो बहुत ही मासूमियत से सादतमंदी से खड़ा था।
डॉक्टर हारून, आप मेरे साथ आएँ, पेशेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना है आपसे। जुल्फ़िकार ने संजीदगी से दोनों को कहा था। जी, मैं आ ही रहा था आपके पास। ये तो डॉक्टर ज़ुलेखा ने बुला लिया तो थोड़ी देर हो गई है। हारून ने सर हिलाकर तासुब से कहा था, जैसे उसने संजीदा शायद कोई हो ही नहीं इस दुनिया में। तंजिया नज़रों से ज़िले को देखकर कहता वो बाहर की जानिब चला गया था। पीछे डॉक्टर जुल्फ़िकार भी ज़िले को देखकर निकल गए थे। देखो करती क्या हूँ मैं अब तुम्हारे साथ, ज़िले ने चेयर पर बैठते हुए गुस्से से सोचा था। आपी, मुझे पता था आप ज़रूर आएंगी। तासीर ने उसे देखकर चीख के से अंदाज में कहा था। जुलेखा ने जवाबन उसे घूरा। तासीर ने मुस्कुराकर उसे देखा जो नाक चढ़ाए इर्द गिर्द देख रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। आपी, अम्मी किचन में हैं, आ रही हैं वो। तासीर ने उसकी नज़रों की तलब को समझ लिया था। गलत समझियो तुम हमेशा की तरह, उसने तीखे लब व लहजे में कहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी थी। बाबा कॉलिंग। जी बाबा। बेटा कहाँ हो, सब खाने पर वेट कर रहे हैं तुम्हारा, जुल्फ़िकार साहब ने फिक्रमंदी से पूछा था। बाबा बस ट्रैफिक में फंस गई हूँ, बस 15 मिनट में पहुँच रही हूँ मैं। ज़िले ने जल्दी से कहकर फ़ोन बंद किया और तासीर को देखा जो मुंह बनाए उसे देख रही थी। आपी, आपने हमारे साथ डिनर करना था आज, तासीर ने मुंह बसोड़ते हुए कहा था। सॉरी, फिर कभी, अभी मुझे जाना होगा, बाबा वेट कर रहे होंगे। ज़िले कहकर एक नज़र खाली लाउंज को देखती हुई पलट गई थी। पीछे तासीर ने धुंधलाई हुई नज़रों से अपनी बहन की पुश्त को देखा था। फिर अम्मी को देखा जो हाथ पोंछती हुई लॉन्ज में ही आई थी। कहाँ गई ज़िले? नादिया ने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा था। चली गई आपी, उन्हें ज़रूरी कॉल आ गई थी अस्पताल से। तासीर ने जल्दी से बहाना बनाया ताकि नादिया का दिल न टूटे। अच्छा, मैंने तो उसका फेवरेट कौरमा बनाया था, तुम ऐसा करो दे आओ उसे हॉस्पिटल में, मैं अभी पैक करती हूँ। नादिया कहकर जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी थी बिना तासीर के कुछ सुने, जो परेशानी से अब होठ काटती खड़ी थी। अब क्या करें? अजमार, तुमने आज टेस्ट नहीं दिया? अदिल साहब ने मोबाइल में गेम्स खेलते हुए अजमार से गुस्से से बासपरस की थी। नहीं दिया, जब आता ही नहीं था तो देता क्या? अजमार ने लापरवाही से जवाब दिया था। अदिल साहब ने सख्त नज़रों से उसे देखा जो उनकी नाक कटवाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। छोड़ो इसे और मेरी बात का जवाब दो, क्या चाहते हो? हाँ बता दो आज मुझे। अदिल साहब ने उससे फ़ोन छीनकर गुस्से से पूछा था। अजमार मुस्कुराता हुआ उठा, फिर उनके सामने आया। मुझे नहीं पढ़ना, मुझे सिंगर बनने दें आप। अजमार ने दो टूक बात की थी। हमारे ख़ानदान की नाक कटवाना चाहते हो तुम, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ये मैं नहीं होने दूंगा। पढ़ना है तो पढ़ूंगा, तुम्हें चाहे पढ़ना तो होगा, पड़ेगा तुम्हें चाहे कैसे भी। अदिल साहब ने गुस्से से कहते हुए कमरे से तनफन करते हुए चले गए थे। पीछे एक दो पल तो उसने उनकी पुश्त को आंखें सुकेड़ कर देखा था, फिर सर झटकते हुए दोबारा सोफे पर लेट गया। दोबारा गेम्स खेलता हुआ वो उलझी हुई सोचों में गुम था। मामा मामा, वो बालकनी में खड़ा नवीन को आवाज़ें लगा रहा था, जबकि लॉन्ज में बैठी न्यूज़ देखती ज़िले मुस्कुराई थी अपनी कारस्तानी पर। क्या हुआ है बेटा? कॉफ़ी बना रही थी तुम्हारे लिए, नवीन ने किचन से आते हुए उसे जवाब दिया था। मेरे कमरे में कौन आया था? वो पूछ तो नवीन से रहा था, लेकिन देख वो ज़िले को रहा था जो तंजिया मुस्कान से न्यूज़ देख रही थी। दरवाज़ा तो लॉक रखते हो कमरे में, कोई कैसे जा सकता है तुम्हारे? नवीन ने सीढ़ियाँ पर आते बेटे से कहा था। आई डोंट नो, माई होल रूम इज़ स्कैटर्ड। हारून ने तीखी नज़रों से जुलेखा को देखते हुए कहा था। अच्छा, मैं कर देती हूँ तुम्हारे रूम की सफाई, नवीन ने उसके बिखरे बालों को संवारते हुए प्यार से कहा था। मामा आप कैसे जा सकती हैं ऊपर? आपको मैंने मना किया है, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने से घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है आपके। किसी और से कह दें करने की सफाई के लिए, हारून ने उनका हाथ थामते हुए कहा था। ज़िले ने अब यहाँ से उठ जाना ही बेहतर समझा था। ज़िले, तुम मेरा रूम साफ़ कर दोगी? तुम जानती हो ना, अम्मी के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़ने से। हारून ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ज़िले साहिबा से रिक्वेस्ट की थी। नवीन ने भी उसे इल्तिजाई नज़रों से देखा कि जाओ मेरे बच्चे कर दो। ज़िले ने उसकी नज़रों का मतलब समझकर गहरा सांस लिया था। उनकी किसी बात से वो इनकार नहीं कर सकती थी और ये बात हारून जानता था। जी बड़ी चच्ची, ज़िले हारून को घूरती हुई उसके पास से होके झोंके की तरह गुजर गई थी। हारून ने तंजिया मुस्कुराहट से उसे रूम में जाते देखा था। मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ले आऊँ? नवीन कहकर किचन में चली गई थी। वो अपने रूम में आया जहाँ वो दोनों हाथ होठों पर रखे कमरे की हालत देख रही थी। उसने तो सिर्फ शर्ट्स और चीज़ें ही फेंकी थी, लेकिन यहाँ तो कमरे की हालत बहुत अबतर थी। सारे फर्श पर पानी बिखरा पड़ा था, बेडशीट नीचे पड़ी हुई थी, सारी शोपीस भी फर्श पर बिखरे पड़े हुए थे। उसे अच्छी तरह याद था, उसने सिर्फ शर्ट्स नीचे फेंकी थी और ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी परफ्यूम्स वगैरह। बेगम साहिबा, आपने सफाई शुरू नहीं की अभी तक? हारून ने उसके कंधों पर ठोड़ी रखते हुए संजीदगी से पूछा था। ये सब तुमने किया है फसादी इंसान? मैंने तो सिर्फ शर्ट्स फेंकी थी, ज़िले ने उसके तरफ पलटकर गुस्से से कहा था, जिस पर उसने पॉकेट में हाथ डालकर लापरवाही से कंधे उचकाए थे। आपको सज़ा भी तो देनी थी बेगम साहिबा। व्हेन विल आई थिंक सो मच पनिशमेंट फॉर यू?
हारून ने तंज़े मुस्कान से कहा और बाहर चला गया था। उफ, क्या करूं मैं, इस शातिर इंसान का हर बार पकड़ लेता है मुझे। लेकिन सज़ा तो अब मैं तुम्हें दूंगी डॉक्टर हारून साहब, कि याद करोगे सारी रात। ज़िले ने दांत पीसते हुए गुस्से से सोचा था। अस्सलाम वालेकुम। सब रात को डिनर कर रहे थे जब तासीर की आवाज़ पर सब चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुए थे। ज़िले ने हैरत से रात के वक्त अपनी बहन को यहाँ देखा। मेरी बच्ची, कैसी हो तुम? दादी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए शफ़क़त से पूछा था। मैं बिल्कुल ठीक। बैठो बेटा, डिनर करो हमारे साथ, नवीन ने मुस्कुराते हुए उसे ऑफ़र दी थी। मैं तो करके आई हूँ, लेकिन थोड़ा सा चख लेती हूँ आपके कहने पर, उसने जैनी के साथ बैठते हुए मुस्कुराकर कहा था। जैनिश ने मुस्कुराते हुए उसे प्लेट में बिरयानी निकाल कर दी। आपी, ये आपके लिए अम्मी ने दिया है। तासीर ने हिचकिचाते हुए उसके सामने छोटा सा डिब्बा करते हुए कहा था। क्या है इसमें? ज़िले ने उसको सवाली नज़र से देखकर पूछा था। आपका फेवरेट कोरमा। तासीर ने मुस्कुराकर कहा। फिर डब्बा उसके सामने रखा था। बाकी सब खाना खाने में मसरूफ़ थे। क्या लाई है मेरी गुड़िया? ज़िले अभी जो कुछ कहने ही वाली थी, पीछे से हारून ने आकर डिब्बा उठाकर पूछा था। भाई, आप ही के लिए मामा ने कोरमा भेजा है। तासीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अरे अच्छा किया, ले आई। आपकी आपी तो डिनर कर चुकी हैं, मैं ही रहता हूँ, क्या ये मैं खा सकता हूँ? हारून ने अपनी जिद करती मुस्कान से तासीर से पूछा था, जिसने मुस्कुराते हुए ज़िले को देखकर सर हाँ में हिलाया था। वो हारून को कभी ना नहीं कर सकती थी। ये मेरा है, लाओ इसे दो मुझे। ज़िले ने डिब्बा उसके हाथ से लेने की कोशिश करते हुए गुस्से से कहा था। बेटा, दे दो इसे, तुम्हें तो वैसे भी तीखी चीज़ें पसंद नहीं हैं, नवीन ने अपने बेटे से कहा, जो चम्मच से कोरमा खाना शुरू हो चुका था। अल्लाह करे मर जाओ तुम, ज़िले धीमे से कहकर तनफन करती हुई अपने कमरे में चली गई थी। पीछे वो उसकी छोड़ी हुई चेयर पर बैठकर खाना खाना शुरू हो चुका था। नवीन ने शर्मिंदगी से तासीर को देखा, जिसने मुस्कुराकर उन्हें आंखों से तसल्ली दी थी, जबकि मुबीन बेगम मुँह बनाते हुए उसे देख रही थी, जो अब जुल्फ़िकार के कंधे से टेक लगाए उनसे कोई फरमाइश वगैरह कर रही थी। मैं चाय बनाती हूँ आप सबके लिए, तासीर ने नवीन को किचन में जाते हुए देखकर कहा। फिर उठकर चाय बनाने के लिए चली गई थी। आपी, आपकी लाइट कॉफ़ी, तासीर ने बालकनी में खड़े ज़िले के आगे मग करते हुए कहा था। ये भी अपने हारून भाई को ही दे आओ, ज़िले ने तल्खी से कहा। तो आपा, आपने कौन सा मामा के हाथ का कोरमा खा लेना था, जानती हूँ मैं अपनी आपी को, तासीर ने उसके कंधों पर अपना सर रखते हुए लाड से कहा था। बस कर दो तुम लोग, जिसे देखो उसकी ही साइड लेता रहता है, सड़ियल सी शक्ल वाले से जी जान छूटती है, फिर आ गया कहीं से। ज़िले ने उसे डांटते हुए हारून के बारे में बड़े गुस्से से कहा था। आपी, मैं सोचती हूँ आपको कभी हारून भाई से मोहब्बत हो गई तो वो मोहब्बत कैसी होगी। वाओ, काश मेरा ये ख्वाब जल्दी से पूरा हो जाए, तासीर ने हसरत से मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर ज़िले ने तगड़ी घूरी से उसके 14 तबाक रोशन किए थे। आपी, मैं चलती हूँ, देर हो गई है, तासीर जल्दी से कहकर बाहर की तरफ लपकी थी। पीछे वो तीखी नाक चढ़ाए कॉफ़ी की तरफ मतवज्जा हुई थी। अजमार, कहाँ जा रहे हो? जुल्फ़िकार साहब ने उसे बाहर की तरफ जाते हुए देखकर पूछा था। तासीर ने होठ भींचकर उसे देखा, जो शर्ट के सारे बटन खोले, नीचे हल्के से बनियान पहने, अपने संजीदा से तासुसात से उनकी तरफ मतवज्जा हुआ था। चाचू, एक फ्रेंड की तरफ जा रहा हूँ, उसने मोबाइल की तरफ मतवज्जा होते हुए उन्हें जवाब दिया था। जाते हुए तासीर को घर छोड़ देना, मैंने कहा है कि रुक जाओ, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम जाते हुए एहतियात से घर छोड़ देना इसे। बाबा, मैं चली जाऊंगी, अर्शुमान के साथ वेट कर लेती हूँ मैं उसका, तासीर ने जल्दी से कहा था। नहीं बेटे, वो लेट आएगा, जुल्फ़िकार साहब ने संजीदगी से कहकर अजमार को देखा, जो बेजार सा मुँह बनाए खड़ा था। चाचू, मैं बाइक पर जा रहा हूँ, अजमार ने तासीर को देखकर कहा, जो उसकी तरफ मतवज्जा नहीं थी। कोई बात नहीं, तुम आराम से चलाना, वो कहकर चाय की तरफ मतवज्जा हो गए थे, जबकि वो होठ भींचते हुए तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा था। मुँह बनाए जुल्फ़िकार साहब से मिलकर बाहर आई थी, जहाँ वो अपनी स्पोर्ट हैवी बाइक स्टार्ट कर चुका था। गहरा सांस लेती हुई उसके पीछे एक तरफ पाँव करके बैठी थी। अजमार ने होठ भींचकर अपने पीछे बैठी मुसीबत को देखा, फिर बाइक को फुल स्पीड में छोड़ता हुआ बाहर मेन रोड पर आया था। प्लीज़ थोड़ी आहिस्ता चलाएं, तासीर ने कांपती हुई आवाज़ में उसे सपाट सी आवाज़ में कहा था, जिसने नाक सिकोड़कर उसकी बात को हवा में ही उड़ाया था। तासीर ने लरस कर उसके कंधे पर हिचकिचाते हुए अपना हाथ रखा, जिस पर उसने चौंक कर उसके हाथ को अपने कंधे पर रखा देखा था। ओफ, ये मुसीबत कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है, उसने झिझलाकर सोचा था। हारून कॉफ़ी का कप लेकर बेड पर ही बैठा था, लेकिन दूसरे ही पल उसे उठना पड़ा था। ये क्या, उसने हैरत से गीले बेड को देखा था। फिर कप साइड टेबल पर रखते हुए उसने हाथ लगाकर बेड चेक किया, तो जो फुल पानी से गीला था। हारून ने होठ भींचकर अपने गीले बेड को देखा, जिस पर कम से कम आज तो सोना नहीं जा सकता था। उफ, जुलेखा की बच्ची, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। हारून गुस्से से होठ भींचकर बड़बड़ाया था, जबकि जुलेखा बेड पर लेटी मज़े से उसके एक्सप्रेशन के बारे में सोच रही थी। और लो, मुझसे पंगा बच्चू, ज़िले आंखें मूंदकर बड़बड़ाई थी। वो सो रही थी जब उस पर किसी ने कंबल खींचकर उतारा था। ज़िले ने हैरानी से अपने बेड के करीब खड़े हारून को देखा और फिर जल्दी से अपने शर्ट दुरुस्त करती बेड से खड़ी हुई थी। तुम मेरे रूम में कैसे आए? मैं तो लॉक करके सोई थी, ज़िले ने सदमे से उसे देखते हुए कहा था। विंडो से,
हारून ने उसकी शक्ल देखते हुए रिलैक्स अंदाज में कहा था। उफ, कैसे लॉक करना भूल गई मैं आज। जिले ने परेशानी से विंडो को देखते हुए सोचा, फिर हारून को देखा जो भीजे हुए होठों से उसे ही देख रहा था। देखो, शराफत से मेरे रूम से चले जाओ वरना अभी चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूँगी। जिले ने गुस्से से उसे वार्निंग दी। मेरी तरफ से आप ये शौक पूरा कर सकती हैं। मैं रोई इसीलिए तो लाया हूँ। हारून ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा था। ये तुम मेरे बेड पर क्यों लेट रहे हो? जिले ने हैरानी से उसे अपने बेड पर लेटते हुए देखकर पूछा था। सोने के लिए। जवाब निहायत मासूमियत से आया था। उठो मेरे बेड से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिले ने उसे देखते हुए उंगली से वार्निंग दी थी, जबकि वो बिना उसकी धमकी को किसी खातिर में लाते हुए आंखें मूंद चुका था और लाइट भी गुल कर चुका था। उफ, जिले ने जिद होकर उसे देखा जो ढीठ का सरदार था। उठो यहाँ से, मुझे सोना है। जिले ने अपना कंबल उस पर से खींचते हुए कहा था। मैं तो नहीं जा रहा जानी। यू कैन स्लीप विद मी, आई डोंट माइंड। जवाब फिर से जिद करते हुए आया था। जिले ने खींच कर थप्पड़ अपने सिर पर मारा जिसने बेवकूफ़ी से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली थी, जबकि हारून महसूस जिद करते हुए मुस्कान से उसे तपा कर फिर आंखें मूंद गया था। मैं कहाँ सोऊं अब? जिले ने परेशानी से सोफे को देखते हुए कहा था। वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी अपनी ज़ात पर, इसीलिए सबर के घुट पीती हुई सोफे पर बैठी थी। फिर अपने कंबल को देखा जो वो ओढ़े हुए था। जिले गुस्से से उठी और एक झटके से अपना कंबल खींचती हुई सोफे पर आई थी, जबकि हारून ने कंधे उचकाते हुए दोबारा आंखें बंद कर ली थी। जिले कोस कर रह गई थी उसे। फिर तनफन करती हुई लाइट ऑन करती दोबारा सोफे पर बैठी थी। ये तुमने लाइट क्यों ऑन की है? हारून ने उससे गुस्से से बात हर्ष की थी। मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती है। जिले ने कहकर आंखें बंद कर ली थी। जाने मन, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती। हारून ने कहकर लाइट बंद कर दी थी, जबकि जिले खोलकर रह गई थी। ये मेरा कमरा है तो मर्जी भी मेरी ही चलेगी। जिले ने कहकर लाइट ऑन कर दी, जबकि हारून ने फिर से बंद कर दी। ये सिलसिला तो सारी रात तक यही चलना था। हार तो उन दोनों के में से किसी ने भी नहीं माननी थी। दोनों जिद के पक्के जो थे। सुबह के 3 बज रहे थे जब वो बेड से उठा था। वो सोया कहाँ था? सारी रात तो लड़ते गुजर गई थी दोनों की। उसने सोफे पर देखा जहाँ वो बेतरतीब से लेटी हुई थी। हारून ने होंठ भींचे, फिर सर झटकते हुए उसके तक आया, थोड़ा सा झुका और फिर नरवी से अपने बाहों में उठाया था। जुलेखा की नींद बहुत गहरी होती थी, इसीलिए उसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा था। हारून उसे बेड पर लेटा था। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया था अपने कमरे में। आकर उसने बेड चेक किया जो इसी तरह से गीला था। ड्रायर से खुश करना पड़ेगा। उसने कमर पर एक हाथ रखकर पुरसोच अंदाज में कहा, फिर फ्रेश होने चला गया था। दरवाज़ा ने अपने लंबे बालों को सख्त चोटी में कैद करके काली शीशों वाली चादर ओढ़ी थी। अब आप लोग सोचेंगे ये ज़रवा कौन है? तासीर जो है उसी का नाम आगे यहाँ ज़रवा हो गया है। आगे पूरे नावल में ज़रवा चलेगा। वो एक आम सी शक्ल वाली लड़की थी, लेकिन दिल की वो बहुत प्यारी थी। लेकिन आजकल लोग दिल नहीं शक्लें देखते हैं। उसकी बात नादिया ने अपने ख़ानदान में चलाई हुई थी, लेकिन किसी भी लड़के को सनोले रंग की लड़की नहीं चाहिए थी, जिसकी वजह से नादिया बहुत परेशान भी रहती थी। अस्सलाम वालेकुम मामा। उसने नीचे आते हुए नादिया को सलाम किया, जबकि नादिया की सास जो कभी छोटे बेटे की तरफ होती थी तो कभी बड़े बेटे की तरफ, वो आज सुबह ही अपने छोटे बेटे इदरीस साहब की तरफ आई थी। उसने नाक चढ़ाकर उसे देखा था, जो धीमे कदमों से चलती दोनों तक आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम दादी जी। ज़रवा ने धीमे से उन्हें भी सलाम किया था, जिसका जवाब फरजाना बेगम ने मुंह बनाकर दिया था। मामा, देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ज़रवा आहिस्ता से कहते हुए बाहर चली गई थी। अरे बेटा, नाश्ता तो करती जाओ। नादिया ने पीछे से उसे पुकारा था। अरे, एक टाइम नाश्ता नहीं करेगी तो मर नहीं जाएगी। वो चाय बनाकर लाओ मेरे लिए। वो जो रुकी थी नादिया की पुकार पर, फरजाना के तीखे लहजे पर वो सर झटकती हुई चली गई थी। उसके गिर्द अब शादी जितनी जल्दी होती है आजकल तो खूबसूरत लड़कियों के लिए रिश्ते नहीं मिलते। ये तो फिर निहायत कम शक्ल है, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर नादिया गुस्से से झटकती किचन की तरफ बढ़ी थी। वो जो दादी को सलाम करने के लिए आई थी, दादी के बिस्तर पर उसे सोता देखकर खौलकर रह गई थी। रात का सारा मंजर नज़रों के सामने घूम गया था। मेरी नींद तबाह करके खुद कितने आराम से सो रहे हैं नवाब, जिले ने नाक चढ़ाते हुए कहा। फिर जिले ने मुस्कुराते हुए पानी का गिलास पकड़ा। जिले ने पानी उसके सर पर फेंका था, जिससे वो एक झटके से ही उठा था। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हारून अहमद। उठ जाएं डॉक्टर साहब, ये ना हो कि कहीं आज आपको लेट आने पर सज़ा ना मिल जाए। खूबसूरत मुस्कान से कहती हुई वो भाग गई थी कमरे से। पीछे वो इसी तरह बैठा अपने साथ हुई कार्रवाई के बारे में बेयकीनी सा बैठा था। ज़रमा ने चौंक कर उसे देखा, जो बुरी तरह 2-3 लड़कों की पार्किंग में हाथापाई में मसरूफ़ था। वो अकेला था और वो 3 पार्किंग सुनसान सी थी। इस वक्त सब लोग जा चुके थे। उसे तो असाइनमेंट बनाते हुए देर हो गई थी। वो भागकर उनके पास आई और उन्हें अच्छा खासा पीट चुका था।
छोड़ो इसे, जरवा ने एक लड़के के बाजू पर करते हुए गुस्से से कहा था। तीनों लड़के समेत अजमार ने चौंक कर उसे देखा था। तुम जाओ यहाँ से, अजमार ने उन लड़कों को धक्का मारते हुए पीछे से करते हुए कहा था। तुम चलो यहाँ से, वरना मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से करूँगी, जरवा ने उन्हें उंगली से धमकी देते हुए लरसते हुए लहजे में कहा था। वो तीनों जिस तरह से जरवा को देख रहे थे वो अजमार का खून खिलाने के लिए काफ़ी था। उसने उसकी कलाई पकड़ी। तुम तीनों को तो मैं बाद में देख लूँगा, अजमार तीनों से कहता हुआ तेज़ी से कदमों से वहाँ से निकला था। क्यों आई थी तुम वहाँ मिस जरवा साहिबा, अजमार ने गुस्से से उसके बाज प्रेस की थी। जवाबन जरी ने होठ काट कर उसे देखा था, जिसके चेहरे की खूबसूरत नकुश तने हुए थे। तुम लड़ रहे थे, जरी ने झंझलाई हुई आवाज़ में कहा। आइंदा मेरे किसी मामले में मत पड़ना, अजमार ने गुस्से से कहा। और हाँ, इस फाइट के बारे में घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अजमार ने इस बार रिलैक्स अंदाज में उसे कहा था, जो परेशानी से उसके होठों के पास लगे जख्म को देख रही थी। तुम्हें चोट लगी है, जरवा ने बेतासुर लहजे में कहा था, जिस पर वो उसे तीखे नज़रों से देखते हुए पलट गया था। पीछे वो परेशानी से पलट कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो अभी फारिग होकर अपने केबिन की तरफ ही बढ़ी थी जब हारून ने उसे खींचकर पिलर के पीछे अपने करीब किया था। जिले तो उस सिचुएशन के लिए तैयार ही नहीं थी, इसीलिए सीधी उसके सीने से लगी थी। हारून गुस्से भरी नज़रों से उसे देख रहा था। वो सुबह से किसी कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था। अभी आधा घंटा पहले ही आया था और अब जिले की शामत पक्की थी सुबह वाली हरकत पर। ये क्या हरकत है, तुम्हें शर्म नहीं आती, जिले ने उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए गुस्से से कहा था। अपनी बीवी से रोमांस करते कैसी शर्म डॉक्टर जुलेखा हारून अहमद, हारून ने गुस्से से उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए तीखेपन से आईब्रो करवाकर कहा था। क्या, जिले ने हैरत से उसे देखते हुए कहा था। आइंदा मेरे साथ अगर इस तरह कोई फिजूल हरकत की तो बहुत बुरा होगा मिस जुलेखा, हारून ने सर्द आवाज़ में उसे वार्निंग दी थी। डोंट कॉल मी जुलेखा, जिले नाम है मेरा, जिले ने चिढ़ते हुए उसे बावर करवाया था। जुलेखा बीबी, आप पहले से बहुत मोटी हो गई हैं, हारून ने जिद करते मुस्कान से कहा था। क्या मतलब है इस बकवास का, जिले ने तुनक कर उससे पूछा था। हम रात को अपने हाथों में उठाकर आपको बेड पर लेटाया था, बस तब से ही हाथ में बहुत दर्द है, मैंने सोचा शायद वज़न ज़्यादा उठा लिया था इसीलिए दर्द हो, हारून ने लापरवाही से उसे आग लगाई थी। क्या मतलब, तुमने मुझे छुआ था, जवाबन वो सिर्फ मुस्कुराया ही था। उफ, मर जाओ तो मेरी जान छूटे तुमसे, जुलेखा गुस्से से कहती पैर पटकती हुई अंदर चली गई थी। पीछे वो उसके सिल्की बालें सवार था, होठों पर सीटी की धुन बजाता हुआ तारीखी गोशे से बाहर आया। जिसे तपाना था उसे तपा चुका था वो, अब वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। जरवा बालकनी में खड़ी शाजल को दादी बाबा से लाड प्यार करते हुए देख रही थी। एक हसरत थी जो उसके दिल में बहुत शिद्दत से उठती थी, अपने घर की ऐसे ही सबसे लाड करने की, शरारतें करने की, लेकिन उसे तो बहुत कम उम्र में ही बावर करवाया जा चुका था कि ये घर उसका नहीं है, यहाँ उसे संभल कर रहना होगा। वो गहरी सांस लेती हुई मुस्कुराई, फिर चेंज करने अंदर चली गई थी। तुम कहाँ जा रही हो, फरजाना ने उसे गाड़ी की चाबी पकड़ते देखकर गुस्से से इस्तफसार किया था। आप ही का फ़ोन आया था, उन्हें कोई ज़रूरी काम है शायद, वो आहिस्ता से कहती बाबा और नादिया से इजाज़त लेती गाड़ी की तरफ बढ़ी थी। लो भला नादिया, इसे कहा करो काले कपड़े मत पहना करे, इसमें तो और काली लगती है ये, फरजाना ने मुँह बनाते हुए कहा था, जबकि उसके हाथ गाड़ी खोलते साकत हुए थे। अम्मा प्लीज़, आप हर वक्त बच्चे के पीछे मत पड़ा करें, इदरीस साहब ने झुंझलाते हुए माँ से टोका था। फरजाना ने सर झटक कर चाय का कप उठाया था। नादिया ने बेबसी से उसे देखा, जो गाड़ी में बैठकर स्टार्ट कर चुकी थी। मेरी गलतियों की सज़ा मेरी बच्ची भुगत रही है, नादिया ने आंखों में आई नमी को पीछे की तरफ धकेलते हुए सोचा था। वो एक गोरे रंग की खूबसूरत खातून थी, जबकि जुल्फ़िकार का सनोला रंग था। वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, लेकिन उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी थी उसकी शादी जुल्फ़िकार से, लेकिन वो ज़्यादा अरसा निभा ना कर सकी थी। अब वो सिर्फ पछता ही सकती थी। अजमार अपने दोस्तों के साथ रेस लगाकर घर जा रहा था जब उसकी नज़र सड़क पर बीचों बीच चलती जरवा पर पड़ी थी। ये बेवकूफ़ इस वक्त सुनसान सड़क पर क्या कर रही है, इडियट, वो गुस्से से बड़बड़ाता हुआ उसके सामने रुका था। जरवा उसे सामने देखकर चौंकी थी। वो तो घर ही जा रही थी, लेकिन गाड़ी के अचानक ख़राब होने पर वो परेशानी से पैदल ही चल पड़ी थी। फ़ोन भी वो घर छोड़ आई थी, लेकिन अब अजमार को सामने देखकर उसे कहीं खुशी भी हुई थी, वरना अंदर से तो वो बहुत डर गई थी सुनसान सड़क से। मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, जरवा ने उसे अपनी परेशानी हिचकिचाते हुए बताई। बैठो पीछे, अजमार ने सपाट से अंदाज में कहा था। जरवा जल्दी से बैठी कि नखरे वहाँ दिखाए जाते हैं जहाँ कोई देखने वाला हो। उसके तो आज तक किसी ने नखरे व लाड नहीं उठाए थे।
इसीलिए वो चुप करके बैठ गई थी। उसने भी उसके बैठने पर बाइक फुल स्पीड में छोड़ दी थी, जिस पर ज़रवा ने बेसाख्ता ही हाथ उसके कमर के गिर्द कसे थे, जिस पर अजमार ने चौंक कर पीछे देखा और फिर यही से गलती हुई। आगे गड्ढा था जिससे बाइक लहराती हुई दूर घिसटती गई थी। वो कंट्रोल नहीं कर सका था बाइक को। हद हो गई है, अम्मी को मेरी बेटी के लिए यही लड़का मिला है पूरे ख़ानदान में, नादिया ने तब कर इदरीस साहब से कहा, जो खुद सर थामे बैठे थे। नादिया प्लीज़ तुम परेशान मत हो, अम्मी ने सिर्फ बात की है, हम कौन सा ज़रवा का रिश्ता कर देंगे वहाँ। इदरीस साहब ने नादिया को रिलैक्स कराना चाहा था। क्या आप अपनी अम्मी को नहीं जानते, जो एक बार बात मुँह से निकाल दें तो फिर उसे पूरा करके ही छोड़ती हैं। लेकिन आप अपनी माँ को समझा दें, मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी एक शादी से नहीं करूँगी। मेरी बेटी जैसी कोई एक तो हो आपके ख़ानदान में, मेरी बेटी तो लाखों में एक है। इंशाअल्लाह उसके लिए अल्लाह कोई ऐसा ही सबब लाएगा कि आप सबकी आंखें खुल जाएंगी। नादिया ने आंसू साफ करते हुए दिल से अपनी बेटी के लिए कहा था, जबकि इदरीस चुप और परेशानी से नादिया को देख रहे थे। आह आह, ज़रवा की चीख पूरे वीराने में गूंज रही थी। चोटें तो अजमार को भी आई थी, लेकिन उसका ये मामूली चोटें कुछ नहीं बिगाड़ सकती थीं। वो आए दिन ऐसी चोटें खाता रहता था, कभी हाथ पाई से तो कभी बाइक रेसिंग में। लेकिन वो नाजुक सी लड़की थी जिसका एहसास था उसे। उसने अजमार की कमर को कस के पकड़ा हुआ था, तो गिरते हुए भी उसने उन्हें नहीं छोड़ा था। उसे साथ लिए ही गिरी थी, जिसे वो कमर के बल पर उस पर गिरा था, जिस पर वो चीख कर रह गई थी कि एक तो ज़ख़म आए थे और एक तो वो नवाब भी उस पर ही गिरे थे। अजमार जल्दी से सीधा हुआ और उसे देखा, जिसके माथे पर रगड़े लगी थीं और उसके बाजू पर होठों के करीब भी हल्का सा खून रिस रहा था। बर वक्त गिरने से उन्हें चोटें इतनी शिद्दत से नहीं आई थी। ज़रवा उठो, कुछ नहीं हुआ। अजमार ने बिना अपनी चोट को देखे उसके पास आया और उसके हाथ पकड़कर सीधा किया था, जो ऊंचा ऊंचा रो रही थी। देखो, चुप हो जाओ, मैं डॉक्टर के पास ले चलता हूँ तुम्हें, रिलैक्स रहो, अजमार ने अपनी दफ़ाओं से झंझोड़ते हुए कहा था। वो एकदम चुप हुई और उसे देखा, जिसके चेहरे के अतराफ में रगड़े लगी हुई थी और टांगों पर भी हल्का हल्का सा खून लगा हुआ था। शायद टांग पर जख्म लगा था। वो मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ज़रवा ने होठ लटका कर उससे अपना दर्द बयान किया था। मैं हूँ ना, ले चलता हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास, अजमार ने संजीदगी से उसके बालों को चेहरे से पीछे करते हुए कहा था। ज़रवा ने होठ भींचकर सर हिलाया, वरना दर्द तो उसे कोहनी पर बहुत हो रहा था और चेहरे पर भी जलन का बहुत एहसास था। अजमार होठ भींचकर टांग को समेटकर आहिस्ता से उठा। वो आहिस्ता से बाइक की तरफ बढ़ा, जो पहले तो चल रही थी लेकिन अब खामोश सड़क पर औंधी पड़ी हुई थी। उसने मुश्किल से झुककर बाइक सीधी की। ज़रवा हैरानी से उसे देखे जा रही थी, जिसकी टांग से ब्लीडिंग जारी थी, लेकिन वो फिर भी कैसे चल रहा था। ज़रवा ने दर्द को ज़िद करते हुए सोचा था, बाइक तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऊपर से मौसम भी ख़राब होना शुरू हो चुका था। उसे अपनी तो कोई टेंशन नहीं थी, वो ज़रवा की वजह से फ़िक्रमंद था कि जल्दी से इस खतरनाक रोड से निकले, लेकिन बाइक उसके इस कोशिश को नाकाम बना रही थी, जो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने ज़ोर से बाइक को घोर से पीछे की तरफ धकेला था, जिसमें जरी ने निहायत चौंक कर उसे देखा। वो अब उसके करीब आ रहा था, लंगड़ाता हुआ। जरी ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा, जो कमर पर हाथ टिकाए उसे ही देख रहा था। जैनी बेटा, जाओ बाबा के लिए चाय बना लाओ, इरम ने लाउंज में बैठी ज़ेनिश से कहा था। मैं बना लाती हूँ, ज़िले ने कॉफ़ी का कप मेज़ पर रखते हुए कहा था। जैनिश ने भी इल्तिजाई नज़रों से माँ को देखा कि बनाने दें आप ही को, मैं ड्रामा देख लूँ, जिससे क्या ही है वही बनाए। जाओ जैनी। इरम उसे गुस्से से घूरती हुई रूम में चली गई थी। ज़िले ने संजीदगी से जैनी को देखा। जैनी ने शर्मिंदगी से नज़रें झुकाकर किचन में जाने की ही लगी थी, जब उसने रोका था। बाबा के लिए चाय मैं ही बनाऊंगी, वो गुस्से से कहती हुई किचन में चली आई। पीछे जैनिश ने कंधे उचकाकर उसकी पुश्त को देखा और फिर से ड्रामे की तरफ मुतवज्जह हुई थी। ज़िले किचन में चाय बना रही थी जब हारून किचन में एंटर हुआ। ज़िले, एक कप कॉफ़ी प्लीज़, हारून की तरफ से निहायत शराफत से फरमाइश आई थी। ओके, मैं भिजवा देती हूँ तुम्हारे रूम में, ज़िले ने भी शराफत और मासूमियत से कहा था, जिस पर हारून ने दाढ़ी खुजाते हुए उसे जांचती हुई नज़रों से देखा था। ओके, मैं चाचू वगैरह के साथ बाहर ही बैठा हूँ। हारून मूँछों को उंगलियों से संवारता हुआ बाहर चला गया था। वो ज़िले के सामने जानबूझकर मूँछें संवारता था, क्योंकि वो जानता था उसे उसकी मूँछें से कितनी चिढ़ है। ज़हर लगता है ये मुझे और इसकी मूँछें, ज़िले ने शुगर का डिब्बा बंद करते हुए गुस्से से कहा था। वो सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। सबको देने के बाद वो हारून के पास आई थी। किसी फाइल का बहुत बारीक बीनी से मुताला कर रहा था। तुम्हारी कॉफ़ी, ज़िले ने ट्रे उसके सामने करते हुए मसनूई मुस्कान से कहा था। हारून ने ट्रे को देखा, जिस पर 2 कप रखे थे, एक चाय का, दूसरा कॉफ़ी का। हारून तंज़े मुस्कुराया, फिर हल्की सी मुस्कान से कॉफ़ी का कप छोड़ चाय का कप उठा लिया था। ज़िले ने हैरानी से कॉफ़ी का कप को देखकर उसे देखा, जो संजीदगी से चाय के कप से सिप ले चुका था। तुमने कॉफ़ी की नहीं कहा था, ये चाय मेरी थी, ज़िले ने सदमे से पुरजोर लहजे में कहा था। सॉरी ज़िले, तुम कॉफ़ी पी लो यार,
सर में बहुत दर्द हो रहा था मेरे। हारून ने दादी को देखकर निहायत मासूमियत से मुँह बनाते हुए कहा था। अरे तो कोई दवा ले ना बच्चे। दादी ने फिक्रमंदी से उसका माथा छूते हुए कहा था। इट्स ओके दादी, चाय पीते ही ठीक हो जाएगा, हारून ने बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहा था, जबकि ज़िले का तो दिल कर रहा था कि उसका सर फाड़ दे, झूठों का सरदार। हारून ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, जिसके चेहरे पर गुस्से वाले शदीद तासुरात सजे हुए थे। ज़िले, तुम कॉफ़ी पी लो और प्लीज़ मुझे दिल से गालियाँ मत निकालना, मैंने तुम्हारी चाय पी ली है। हारून ने चाय का सिप लेते हुए फिर से मासूमाना अंदाज में कहा था। अरे वो क्यों तुम्हें गालियाँ निकालेगी, इतना छोटा दिल नहीं है मेरी बच्ची का। इधर आओ और कॉफ़ी लो बच्चे, वरना ठंडी हो जाएगी, दादी ने उसे अपने एक तरफ बैठाते हुए प्यार से कहा था। ज़िले, दादी कह रही हैं कि कॉफ़ी पी लो, और अगर तुमने ना पी तो मैं हर्ट होऊंगा कि शायद तुमने गुस्से की वजह से नहीं पी। हारून ने संजीदगी से कहा, जिसके चेहरे पर 12 बज चुके थे। पी लो बेटा, जुल्फ़िकार साहब ने चाय पीते हुए बेटी से कहा, जो सातवां नाक सिकोड़े बहुत बेबसी से कॉफ़ी को देख रही थी। इतने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर उसने ना चाहते हुए भी कॉफ़ी का घूंट लिया था, इसमें कोई गड़बड़ होगी, जिससे उसका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। कॉफ़ी में वफर मिकदार में सुर्ख मिर्चें जो मिलाई थी मैडम ने, लेकिन हारून को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था, वो एक नंबर का होशियार था। तो भला कैसे ना ज़िले के हरकत को समझ पाता। क्या हुआ ज़िले, कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी, निहायत मासूमियत से पूछा था डॉक्टर साहब ने, जिस पर वो बिना कुछ कहे किचन की तरफ भागी थी। पीछे वो सब तासुर से सर झटकते हुए चाय के सिप लेने लगा। हेलो, थैंक यू एवरीवन फॉर कंप्लीट माय फर्स्ट माइलस्टोन 1K सब्सक्राइबर। आई विल थैंक टू एवरीवन हु विल वॉच माय वीडियो, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल एंड फुलफिल योर ऑल जायज़ दुआ। उठो, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, अजमार ने इर्द गिर्द देखते हुए अजलस से उससे कहा था। जरी ने बेबसी से अपनी पिंडली को देखा, जहाँ पर शायद चोट आई थी। उठो, हमारा यहाँ ठहरना ज़्यादा देर तक सही नहीं है। इस रोड पर बहुत सी कत्ल व चोरी की वारदात हो चुकी हैं और इससे मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि किसी से लड़ सकूँ, अजमार ने अपनी महसूस रूट लहजे में कहा था, जिस पर वो डरती हुई खड़ी हुई, लेकिन वो चल नहीं सकती थी, ये उसकी कंडीशन बता रही थी। चलो, अजमार कहता लंगड़ाता हुआ आकर आगे बढ़ा था, लेकिन उसे अपनी जगह जमे देखकर गुस्से से पलटा था। तुम ऊंचा सुनती हो, एक तो ये सब कुछ जो हुआ है तुम्हारी ही वजह से हुआ है, ऊपर से नखरे दिखा रही हो, हद है, अजमार ने काफ़ी गुस्से से कहा था। मुझसे चला नहीं जा रहा, जरी ने हिचकी से रोते हुए अपनी बात कंप्लीट की थी। वो अभी कुछ कहने ही वाला था जब वो 2 गाड़ियाँ जन से उनके पास आकर रुकी थीं, जिसमें से एक असलाह लिए बहुत से भारी जिसामत के आदमी निकले। वो 5 लोग थे और हुलिये से वो कोई पठान लग रहे थे। अजमार ने परेशानी से जरी को देखा, जिसने डर के मारे उसका बाजू दबोचा हुआ था। कौन हो तुम और रात के इस वक्त यहाँ हमारे इलाके में क्या कर रहे हो? इनमें से लंबी जिसामत वाले इंसान ने काफ़ी रौब से पूछा था। हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है खान साहब, अजमार ने कंधे उचकाते हुए कहा। वो पहले भी इस रोड से इस इंसान को 2-3 बार गुजरते हुए देख चुका था। तुम्हारे साथ लड़की है, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए थी बाबा। यहाँ पर बहुत बुरी वारदात हो चुकी हैं, जिनमें ज़्यादातर और गवाह भी शामिल हैं, ज़्यादती और गवाह भी शामिल हैं। इस आदमी ने अपनी मूंछें मरोड़ते हुए उन्हें बावर करवाया था। हम बस निकल ही रहे हैं, चलो ज़रवा, वो कहकर उसकी तरफ पलटा, जो उसके कंधों को दोनों हाथों से दबोचकर लरसती खड़ी थी। उसे एक तो दर्द बहुत हो रहा था पिंडली पर, और ऊपर से उन आदमी से डर भी लग रहा था। तुम लोग हमारे साथ चल रहे हो, बैठो गाड़ी में, यहाँ से तुम लोगों को कोई कन्वीनियंस नहीं मिलेगी, उस आदमी ने कहा था, जिसका नाम लाला था। वो दोनों जो अभी चले ही थे, इसकी आवाज़ पर साकित हुए। अजमार की छठी हिस्स उसे किसी खतरे का अलार्म दे रही थी। नहीं, हम चले जाते हैं, मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा, अजमार संजीदगी से कहता हुआ जरी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ा, जब उन्होंने रुकना पड़ा क्योंकि वो बंदूकों का रुख दोनों की तरफ कर चुके थे। खादिम, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। एक तो पराई लड़की के साथ इस वक्त अय्याशियाँ करते हुए पकड़े गए हो, ऊपर से रौब भी दिखाते हो। तुम जानते नहीं हो लाला की दहशत को। आराम से गाड़ी में बैठो, वरना गोलियाँ खाकर बैठोगे क्या बाबा? लाला ने दोनों को घूरकर कहा था और मगरूर चाल चलता हुआ गाड़ी में बैठा था। अजमार का दिल तो कर रहा था कि सर फाड़ दे उस घटिया इंसान का, जो बिला वजह उसको पीछे ही पड़ चुका था, लेकिन वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं था, इसीलिए सिर्फ जब्त करता ही ताकि जरी का हाथ पकड़ता गाड़ी में बैठा था। दोनों गाड़ियाँ तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ी थीं। ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं? जरी ने उसके कान के पास होठ करते हुए पूछा था। पता नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूँगा मैं इन सालों को, अजमार ने गुस्से से कहा। वो परेशान था तो सिर्फ जरवा की वजह से, अपनी उसे कोई टेंशन नहीं थी। मैं चाहती हूँ अब हारून और जुलेखा की रुखसती कर दी जाए, आखिर 2 साल हो गए हैं निकाह को। दादी ने तीनों बेटों से बात शुरू की थी।
हमें क्या एतराज़ हो सकता है भला अम्मा, आपको जो ठीक लगता है वो करें। अहमद साहब ने अम्मा को देखते हुए एहतराम से कहा था। खुश रहो मेरे बच्चों, अम्मा ने खुशी से निहाल होते हुए कहा। मैं सोच रही थी क्यों ना ज़ैनी और अजमार की भी बात पक्की कर दी जाए या फिर निकाह कर दें। दादी ने चाय का कप उठाते हुए उनसे राय ली थी। अम्मा, क्या वो मान जाएगा? आदिल साहब ने खदशा जाहिर किया था। अरे क्यों नहीं मानेगा, ये बात तो उसे माननी ही पड़ेगी, दादी ने अटल लहजे में कहकर सबके एतराज़ बंद कर दिए थे। दरवाजे में खड़ी ज़ैनी के चेहरे पर यह बात मुस्कुराहट के फूल खिला गई थी। वो शर्माते हुए भाग गई थी अपने कमरे में। वो जानती थी दादी की बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, अजमार भी नहीं। कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ क्यों लाए हो? अजमार ने उन सबको घूर कर पूछा जो उन दोनों को सुर्ख ईंटों वाली छोटी सी हवेली में लेकर आए थे। यहाँ एक आदमी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था जो इनका सरदार लगता था। जरी उसके कंधों में मुंह दिए खड़ी थी। क्या लगती है ये तेरी? इस आदमी ने माचिस की तीली से दांत साफ करते हुए बेतासुर लहजे में उससे पूछा था। क्यों बताऊँ? मैं तुम्हें हो कौन तुम? हाँ, अजमार ने तेज से कहा था। ओए मुंह बंद रख, जो पूछा जाए उसका जवाब दो, वरना यही कब्र बना देंगे तेरी, लाला ने गुस्से से उसका गला दबोचते हुए कहा था। अजमार को जख्मी समझकर कमज़ोर मत समझो, अजमार किसी से नहीं डरता, तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, जो बंदूकों के सर पर शेर बने खड़े हैं। अजमार ने उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा था। जरी ने चौंक कर उसको देखा, जिसके खूबसूरत नुकोश गुस्से से तने हुए थे। वो हर रूप में इंतहा का प्यारा लगता था। अभी भी उन्हें घूरता, वो कहीं से भी कमज़ोर नहीं लग रहा था। बात यह है कि तुम जा सकते हो, लेकिन अकेले, लड़की तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो लड़की हमारे कब्ज़े में आ जाए फिर वो यहाँ से किसी सूरत नहीं जा सकती, सरदार ने कमीनगी से कहा था, जिस पर अजमार के नुकोश से इतना गुस्सा झलकता था कि दूर खड़ा सरदार भी चौंक गया था इस छोटे से लड़के को देखकर। ज़रमा ने नफरत से सरदार को देखा कर अजमार को देखा था और चौंक गई थी, जिसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम्हारी बीवी पसंद आ गई है और मुझे वो चाहिए एक रात के लिए, तो? अजमार की सर्द बात पर सब साकत हो गए थे अपनी जगह पर, जिसकी आंखों में सर्दपन उतर आया था। तेरी ये हिम्मत, लाला ने पिस्टल के ट्रिगर पर हाथ रखते हुए कहा था। जरी की चीख निकल गई थी गोली की आवाज़ पर। जरी कब से घर से गायब है और तुम मुझे अब बता रही हो? जुल्फ़िकार ने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए नादिया से पूछा, जो बहुत परेशान थी। वो रिलैक्स थी कि ज़रवा अजमार हाउस गई होगी, लेकिन अब जुल्फ़िकार कह रहा था जरी वहाँ नहीं है। इनके पैरों से हकीकत में ज़मीन सरकी थी। मैं समझी वो इधर ही गई होगी, नादिया ने परेशानी से कहा था। नहीं है वो यहाँ, करता हूँ मैं कुछ, जुल्फ़िकार ने कहकर गुस्से से फ़ोन बंद किया। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? जुल्फ़िकार ने परेशानी से सोचा, फिर तेज़ी से हारून की तरफ आए। हारून बेटा, ज़रा बाहर आना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जुल्फ़िकार ने उसे लॉन्च में कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखकर कहा था। चाचू, खैरियत है ना? हारून ने उन्हें परेशानी देखकर फिक्रमंदी से पूछा था। बेटा, कुछ ठीक नहीं है, वो औरत मेरी बच्ची की हिफाजत नहीं कर सकी। जरी 4 बजे से घर से निकली हुई है और अभी तक घर नहीं पहुंची है। जिले से मैंने बातों बातों में पूछा है, उसने कहा उसे तो जरी से आज फ़ोन तक नहीं किया था। जुल्फ़िकार ने इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए निहायत परेशानी से कहा। आपने जुलेखा को बताया? हारून ने होठ भींचकर उनसे पूछा था। नहीं बेटा, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, उन्होंने सुर्ख आंखों से उसे जवाब दिया। चाचू, आप परेशान न हो, मैं अपने दोस्त अहमद से कहता हूँ, वो पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। आप किसी को कुछ मत बताइएगा, हो सकता है वो अपनी किसी फ्रेंड की तरफ हो। आप परेशान न हो, मैं निकलता हूँ, पहले चेंज कर लूँ, आप आराम करें। हारून अजला से कहता हुआ अंदर तेज़ कदमों से भागा था। ओफ, देखकर नहीं चल सकते, मेरी नाक तोड़ दी, जिले ने नाक पर हाथ रखकर गुस्से से डांटा था। टूट ही जाती तो अच्छा था, वो कहता हुआ ऊपर रूम में चला गया था। जिले ने खुले मुँह से उसकी पुश्त को देखा था। इडियट इंसान, जहर लगता है ये मुझे, इसे हमारे घर में ही पैदा होना था, बड़ी मूछों वाला निकम्मा इंसान, जिले नाक मसलती गुस्से से कहती हुई ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी थी। जैनी मुस्कुराते हुए सिर्फ अजमार के ख्यालों में खोई हुई थी। उफ़ अल्लाह, अजमार सच में मेरा हो जाएगा? वो नक चढ़ा मेरा हो जाएगा? हाय, मैं क्या करूं, कैसे कंट्रोल करूं मैं अपनी खुशी को? जैनिश ने पिलो दूर फेंकते हुए खुशी से ऊंचा बड़बड़ाई थी। अजमार, उसका नाम लेकर वो खुशी से बेड पर उछली थी। सरदार ने सरअत से लाला का हाथ ऊपर किया था, जिससे बंदूक का राह आसमान की तरफ हो गया था और ठा से फायर हुआ था। जरी की चीख बेसाख्ता थी, जबकि अजमार तंज़े नज़रों से उन्हें देखता ज़रवा को अपने मजबूत हिसार में ले चुका था। होश से काम लो लाला, क्या मैंने तुम्हें कहा था फायर करने को? सरदार ने उसे घूरते हुए पूछा था, जबकि लाला ने गुस्से से सर झटका। क्या सबूत है कि तुम्हारी बीवी है? ये झूठ भी तो हो सकता है, तुम दोनों तो कहीं से भी मियाँ बीवी नहीं लगते। सरदार ने हल्की तंज़ीह मुस्कुराहट से दोनों को पावर करवाया था।
मैं सबूत देना ज़रूरी नहीं समझता, और वैसे भी मुझे पता होता है कि रास्ते में हमें से गुंडे टकरा जाएंगे और तो निकाहनामा मांगेंगे तो लेके साथ आता। अजमार ने संजीदगी से उन्हें जवाब देकर जरी को देखा, जो हैरत से सारा मुंह खोले उसे देख रही थी। अजमार की बिलू आंखों में कोई तासुर नहीं था। सरदार, आप क्यों इसकी बात सुन रहे हैं? लड़की छीन और निकालें इसे यहाँ से, वरना ये मरेगा मेरे हाथों से, लाला ने गुस्से से कहा था। बकवास बंद रखो, तुम जानते हो मुझे ब्याही औरतें पसंद नहीं हैं, सरदार ने उसे झटकते हुए कहा था, जबकि अब अजमार की बिलोरी आंखों में मुस्कुराहट का तासुर था। सरदार, ये झूठ बोल रहा है, आपको कहाँ से ये शादीशुदा लगती है? अभी निहायत कम उम्र है ये दोनों, लाला ने जिद छोते हुए सरदार को समझाया था। वो ये लड़की किसी सूरत हाथों से जाने नहीं देना चाहता था, वरना फिर उसे सरदार के लिए कोई और शिकार तलाश करना पड़ता। अब की दफ़ा सरदार मुस्कुराया था। अगर तुम दोनों शादीशुदा हो तो फिर से निकाह करो मेरे सामने, ताकि मुझे यकीन आ जाए, सरदार ने दाढ़ी खुजाते हुए कमीनगी से जरी को देखते हुए कहा था, क्योंकि वो जानता था अगर वो दोनों झूठ बोल रहे हैं तो कभी भी निकाह नहीं करेंगे, जिस पर दोनों के चेहरों पर तारीख सा साया लहराया था। क्या हुआ लड़के, निकल गई हवा सारी? लाला ने कहका लगाते हुए तंजिया मुस्कान से पूछा था। अजमार मुस्कुराया। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे कहने पर निकाह कर लूँगा? अजमार ने रूट लहजे में कहकर जरवा को देखा, जिसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। एक फैसला ले लिया था उसने, वो कभी तैयार ना होता, लेकिन उसके आंसू ये काम कर गए थे। ठीक है, मंजूर है मुझे, लेकिन शर्त यह है कि उसके बाद तुम लोग हमें शराफत से यहाँ से जाने दोगे। मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अजमार की अटल आवाज़ उन सबको चौंका गई थी। वो तो समझते थे कि वो इनकार कर देगा उस निकाह से, लेकिन वो अभी अजमार को नहीं जानते थे। जो एक बार फैसला कर लेता था तो फिर कौन था जो उसे फैसले से हटा सके। सरदार और लाला समीत सब हैरत से उन्हें देख रहे थे। सरदार, आई एम वेटिंग, बुलाएं मौलवी को। अजमार की झपट आवाज़ पर सरदार ने लाला को आंखों से इशारा किया मौलवी को बुलाने का। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो? सरी ने उसे देखते हुए हैरत से पूछा था, जिस पर उसकी आंखों में सड़पन उतरा था। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ना, तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ मैडम, इसीलिए चुप रहें तो बेहतर होगा हम दोनों के लिए। अजमार की सर्द सी आवाज़ पर वो डर सी गई थी। वो अभी भी उसके मजबूत हिसार में छिपी हुई थी। फिर क्या था, मौलवी ने दोनों को एक मजबूत बंधन में बांध दिया था। वो दोनों हैरत ज़दा से थे। कुछ ही देर में क्या से क्या हो गया था, जिस पर जरी की आंखें तो बरस रही थीं, जबकि अजमार सपाट से तासुर से सरदार और लाला को देख रहा था, कि जिनके चेहरे उसने मुस्कुराने पर मजबूर कर चुके थे। मैं चाहता तो 1 मिनट लगाता तुम्हें इस दुनिया से उठाने में, लेकिन तुम मुझे पसंद आ गए थे। तुम में एक निडरपन झलकता है जो मुझे पसंद आया है, इसीलिए तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। हाँ, पुलिस हमारी अपनी है, अगर ले आना चाहो तो शौक से ले आना, सरदार ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा था। चलो जरवा, अजमार संजीदगी से कहता हुआ उसकी कलाई पकड़ के पलटा था। अगर तुम चाहो तो हमारे आदमी तुम्हें छोड़ आएंगे यंग मैन, सरदार ने खुलूस से ऑफर दी थी। अजमार मुस्कुराकर पलटा था, फिर जरी की कलाई छोड़े सरदार के पास आया। आपको एक राज की बात बताऊं, मेरा निकाह अभी ही हुआ है, समझ तो गए होंगे। अजमार तंजिया मुस्कान से कहकर झुका, टेबल पर से पिस्टल उठाता, सबकी हैरत से खुले मुंह देखता हुआ मगरूर चाल चलता जरी के पास आया, जो तकलीफ से होठ भींचे खड़ी थी। अजमार ने पिस्टल को पॉकेट में घुसाया और दूसरे ही पल जरी उसकी बाजू में थी। वो लंगड़ा कर चलता दरवाजे के पास पहुंच चुका था, जब लाला ने पिस्टल का राह उसकी तरफ किया था। ओह, जाने दो दोनों को, ये मेरा फैसला है, सरदार ने लाला से गुस्से से कहा था। लाला, इसने हमसे झूठ बोला है, लाला ने गुस्से से कहा था। माफ़ किया इसे मैंने, मुझे ये लड़का अपना अक्स लगता है, सरदार ने उसके चौड़े पुश्त को देखते हुए कहा था, जिस पर लाला ताज्जुब से सर झटकता रह गया। अजमार ने लरसती हुई जरवा को रोड पर आहिस्ता से खड़ा किया, जो मुंह पर हाथ रखे अपनी सिसकियाँ रोक रही थी। अजमार ने संजीदगी से उसे देखकर पॉकेट से सेलफोन निकाला। अजमार स्पीकिंग, मैं चमन रोड पर हूँ, जल्दी से आजा 10 मिनट में। अजमार ने हसीब से कहकर फ़ोन रखा था और उसे देखा, जो एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी बारिश की अचानक तेज़ बौछार से। भीग तो वो भी गया था, लेकिन वो एक मजबूत जिसामत का था, जिस पर सर्दियों की तेज़ बारिश का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन वो एक कमज़ोर सी लड़की थी, जो हल्का हल्का काँपती उसे चौंका गई थी। तुम ठीक हो? अजमार ने उसे करीब आते हुए पूछा था। नहीं, वो बस यही कह सकी थी। वो कैसे उसे बताती कि चोट से ज़्यादा दर्द तो उसे ये था कि जब सबको पता लगे तो वो सबको कैसे फेस करेगी। हसीब आ रहा है, यहाँ से हम सीधे डॉक्टर के पास ही जाएंगे।
असमार ने संजीदगी से उसके आम नकुश से सजे चेहरे को देखा था, जिसकी नाक में सजी लौंग उसका सारा हार श्रृंगार थी, जो उसके चेहरे को अजीब सी रोशनी बख्शती थी। जरी खामोशी रही, वो नज़रें झुकाए रो रही थी, जिसका अंदाज़ा असमार को था। तभी गाड़ी का हेडलाइट चमकी थी। वो हारून की गाड़ी को देखकर हैरान हुआ था। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हारून ने हैरान होते हुए दोनों से पूछा था। बस भाई, ज़रवा की गाड़ी ख़राब हो गई थी, मैं इसे घर ही लेकर आ रहा था, लेकिन फिर हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। मैंने हसीब को कॉल कर दी थी, अभी आता ही होगा। अजमार ने संजीदगी से उसे आधी अधूरी बात बताई, जिस पर जरी ने ठिठक कर उसे देखा था, जो ये नहीं जानता था कि उसे आधी छुपाई हुई बात का क्या नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगर जानता तो बता देता। उफ, तुम दोनों को बहुत चोटें आई हैं, हारून ने ताज्जुब से दोनों को देखते हुए कहा था। मैं पहले चाचू को फ़ोन कर दूँ, वो बहुत परेशान हैं, और मैंने तो अहमद से भी कह दिया है। हारून ने कहकर पहले चाचू को फ़ोन किया, फिर अहमद को किया। और जरी, आओ जरी, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठाऊँ। हारून ने उसे कंधों से थाम कर उठाया जब सराज से वो दोनों तक आया था। भाई, आप गाड़ी स्टार्ट करें, मैं इसे लेकर आता हूँ, असमार ने संजीदगी से कहा था। हारून मुस्कुराया। मैं ले चलता हूँ, हारून ने कहकर उसे कंधों से पकड़कर उठाया और गाड़ी पिछली सीट पर बिठाया था। असमार ने संजीदगी से आंखें सुखेड़ कर दोनों को देखा, फिर होठ भींचकर गाड़ी तक आया और आगे बढ़ता दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना नहीं भूला था। आहिस्ता यार, तोड़ोगे क्या? हारून ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा था। जवाबन उसने सेल फोन निकालकर हसीब को मैसेज करने लगा कि मत आना। जरवा ने उस सितमगर की पोस्ट को देखा, जिसकी खूबसूरती की मिसाल सब देते थे, जहाँ जाता था सबको चौंका देता था। और वो क्या थी, एक आम सी शक्ल की, जिसे सब ने आमसी कहकर सब खानदान के लड़कों ने ठुकरा दिया था। डेट्स अ की पॉइंट ऑफ दिस नावल। खानदान की सबसे आम सी लड़की और ख़ानदान का सबसे खूबसूरत लड़का। ऐसी जहरीली सोचें थी जो उसे घेरे हुई थी, जबकि अजमार आंखें मूंदे लेटा था। जब वो दोनों घर आए तो सब बेचैनी से लॉन्ज में उनका वेट कर रहे थे। नादिया को बता दिया था जुल्फ़िकार साहब ने कि वो घर पहुंच गई है। मैंने तुम जैसा लापरवाह इंसान अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, जो तो रोज़ कहीं ना कहीं चोट लगवा कर आते हो, आज बच्ची को भी लगवा लाए। अदिल साहब ने गुस्से से उसे डांटा, जो लापरवाह अंदाज में उन्हें देख रहा था, जैसे वो किसी और को डांट रहे हों। जरी जिले से लिपटी पट्टी करवाती उसे देख रही थी, जिसकी वाइट पैंट पर खून जम चुका था। चाचू प्लीज़, इनसे कोई जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करा। आओ अजमार, तुम्हारी पट्टी कर दूं, हारून ने उसे पकड़कर कहा, जो दरश्तगी से अपना बाजू छुड़वाता रूम में जा चुका था। अदील, आप भी हद कर देते हैं, बच्चा ज़ख्मी है लेकिन आपको कोई परवाह ही नहीं, मुबीन तासुब से कहती हुई उसके पीछे लपकी थी। हारून भी अजमार के पीछे गया था उसकी पट्टी करने। जुल्फ़िकार ने भी सर झटक कर जरी को देखा, जिसका सलोना चला कमरा कर रह गया था। जिले, जरी को दूध में हल्दी मिलाकर दो और पेन किलर्स याद से दे देना। जुल्फ़िकार साहब ने जरी के माथे पर होठ रखते हुए जिले को ताकीद की, जो परेशानी से जरी को देख रही थी। बाबा की बात पर सर हिलाकर वो उठी ही थी। उठो, मेरे रूम में चलो, आराम करो, बुखार हो रहा है तुम्हें, जिले ने फिक्रमंदी से उसे उठाते हुए कहा था। जिले ने उसे हल्दी मिलाकर दूध पिलाकर सिलवा चुकी थी, फिर चेंज करके लेटी और जरी को देखने लगी। वो उसकी बहन थी, उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, लेकिन वो उससे हमेशा रूड हो जाती थी। अरे तुम्हारी बेटी भी अजीब है, जब देखो कहीं भी मुंह उठाकर चली जाती है। वाह भाई, फरजाना बेगम ने मुंह बनाते हुए नादिया पर तंज किया था। वो घर उसके बाप का है अम्मा जी, नादिया ने भी दांत पीसते हुए कहा। ओहो हाँ, वो बाप जिसने अपने गले का उतार कर मेरे बेटे के मत्थे मार दी, अम्मा ने नाक के नथने फुलाते हुए तंजिया कहा था। उसका बाप हर महीने लाखों रुपए उसके अकाउंट में जमा करवाता है अम्मा, उसे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं। नादिया ने सब्ज़ी के टोकरे उठाते हुए गुस्से से उन्हें बावर करवाया था। हाँ जो भी हो, लेकिन मैंने अब जवाब दे दिया है। मंसूर के घर वालों को और दुनिया जानती है। फरजाना अपनी बात से पलटती नहीं, फरजाना ने मुँह बनाते हुए कहा था, जबकि नादिया ने सदमे में अपने अम्मा को देखा था। अम्मा, आपने किसकी इजाज़त से उन्हें ज़बान दी थी? उसका बाप अभी ज़िंदा है, नादिया ने सदमे से उनसे कहा था। जो भी हो, उसकी शादी मंसूर से ही होगी, बता रही हूँ मैं, और मंसूर को भी पसंद है वो। अम्मा ने पान मुँह में डालते हुए उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या? सब जानते थे मंसूर किस कामाश का आदमी था। नादिया से तो बात ही ना हो पाई। मंसूर वो जो स्मगलिंग का काम करता था और शादीशुदा था, लेकिन बीवी 2 साल पहले फौत हो गई थी। फरजाना की बहन का बेटा था, जो जरी से 11-12 साल तो बड़ा था ही। आपी, मैं अब ठीक हूँ, घर चली जाती हूँ, अम्मी परेशान हो रही होंगी। जरवा ने दूध का गिलास खाली करते हुए जिले से कहा था, जो हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। कल चली जाना, आज रात यहीं रह लो, जिले ने उसका माथा छूते हुए मोहब्बत से कहा था। पर आपी, कोई बात नहीं, सुनूंगी मैं आज तो।
तुम यहीं रहोगी, जिले ने बैग उठाते हुए कतार से कहा था। जिले के जाने के बाद वो बेजारी सी बैठी थी, फिर उठकर बाहर आई। सारा लाउंज खाली था। वो लंगड़ाकर चलती हुई बाहर आ गई। स्विमिंग का नीला पानी उसे बहुत भाया था। लगता है सब अपने अपने काम पर चले गए हैं, जरवा ने मुंह बनाते हुए कहा था। वो स्विमिंग पूल के बिल्कुल करीब खड़ी आने वाले हालात के बारे में सोचती परेशानी से लब भींचे खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी तेज़ आवाज़ पर वो फिसलकर स्विमिंग पूल के शफाफ पानी में जा गिरी थी। आह! जरवा चीखती हुई हाथ पैर मार रही थी। ओ शिट! अजमार शर्ट उतारकर फेंकता हुआ पानी में कूदा था। इडियट! अजमार ने खींचकर उसे अपने हिसार में लेते हुए कहा, जिसने उसको अपनी कमज़ोर बाहों में भरकर खुद को संभाला था। क्यों कूदी जब तैरना ही नहीं आता था तो? अजमार ने उसे झटकते हुए कहा। वो उसके सीने में सर रखे कांपती हुई पानी को देख रही थी। ये क्या हो रहा है? जैनी की आवाज़ पर अजमार ने उसे खुद से अलग किया, जो उससे लिपटी हुई थी। जैनिश की आवाज़ पर सराज से उससे अलग हुई थी। जैनी उलझे हुए तासुर से दोनों को देख रही थी, जो दोनों भीगे हुए और एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। जरवा पानी में गिर गई थी। उसने जरवा की शर्मिंदगी से सुर्ख होता चेहरा देखकर संजीदगी से जैनी को बताया था। ये सब भी उसने जरवा के लिए ही कहा था, वरना वो अपनी सफाई किसी को देना पसंद नहीं करता था। वो शर्ट पकड़ता हुआ अंदर की तरफ बढ़ा था। जैनिश ने उसे देखा, जो गीले कपड़ों पर गीला दुपट्टा ओढ़ती बिना उसे देखे अंदर चली गई थी। जैनिश ने सपाट तासुर से जरी को भीगे सरापे को देखा। उसे कहाँ बर्दाश्त था कि कोई अजमार को नज़र भर कर देखे, और जरी तो फिर उसके हिसार में थी अपने भीगे हुए सरापे के साथ। जैनिश ने गहरी सांस लेकर खुद को कंपोज किया और फिर अंदर आई। वो आज कॉलेज नहीं गई थी, इसीलिए इस वक्त घर पर ही नज़र आ रही थी। जिले सख्त तासुर से उसे देख रही थी, जो डॉक्टर राबेल से हंस हंस कर बातें कर रहा था। वो पेंसिल मुंह में डाले ग्लास वॉल से दोनों को खिलखिलाते हुए देख रही थी। मेरी बला से जिससे मर्जी बातें करे, लेकिन अब इसे चौंकना पड़ा था जब हारून ने चुप कर राबेल के कान में कुछ कहा था, जिससे राबेल बेसाख्ता हंसी थी। ये हॉस्पिटल है। जिले ने दोनों के सामने आते हुए मसनूई मुस्कान से दोनों को याद दिलाया था, जिस पर दोनों ने सामने देखा, जहाँ वो महसूस वाइट कोट पहने हाथ सीने पर बांधे दोनों को मसनूई मुस्कान से देखती उन्हें याद दिला रही थी। आई नो डॉक्टर जिले। राबेल, आप पेशेंट नंबर 30 को देख लें, ये रही उसकी फ़ाइल। हारून ने जिले से मुखातिब होकर राबेल से कहा था, जो फ़ाइल पकड़कर सर हिलाती हुई चली गई थी बिना जिले को देखे। जी तो डॉक्टर जिले, कुछ कह रही थी आप? हारून ने कोट बाजू पर डालकर जिले से पूछा, जो नाक चढ़ाए उसे सख्त गुस्से से देख रही थी। ये फ्लर्ट वगैरह ना मेरे हॉस्पिटल से बाहर जाकर किया करो, यहाँ का माहौल मत ख़राब करो। जिले ने नाक चढ़ाते हुए उससे कहा था, जिसके खूबसूरत होठों पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चमकी थी। जिले, ये अस्पताल मेरा और चाचू का है। आपसे किसने कहा कि ये आपका है? लेकिन अगर आप मेरी बीवी की हैसियत से कह रही हैं तो ठीक है, फिर आपका कहना बनता है। हारून ने इस बार काफ़ी संजीदगी से कहा था, जिस पर जिले ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी बीवी तो मैं कभी नहीं बनूंगी डॉक्टर हारून, ये हसरत तो कब्र में ही लेकर जाओगे तुम। जिले ने गुस्से से तिल मिलाकर कहा था और अंदर की तरफ बढ़ गई। आपकी ज़िंदगी में ही ये हसरत पूरी होगी डॉक्टर जिले हारून अहमद। हारून ने उसकी पुश्त को देखकर संजीदगी से कहा था। एक कम थी जो ये भी आ गई, पता नहीं कब छोड़ेंगी ये दोनों हमारी जान। इरम ने कपड़े तय करके रखते हुए कहा था। अम्मी, आप ही आपको क्या कहती हैं? वो तो अच्छी है और अपना कमाती हैं। जैनी ने एप्पल खाते हुए जिले की साइड ली थी। अरे मुझे तो वो एक आंख नहीं भाती है, और अब एक और आकर हमारे सर पर बैठ गई है, इरम ने मुंह बनाते हुए कहा था। जरवा के पास खड़ी जरी की आंखों बेसाख्ता ही नम हुई थी। वो जानती थी इरम उन दोनों को कुछ खास पसंद नहीं करती है, लेकिन अब उनके मुंह से सुनकर पता नहीं आंसू क्यों बह निकले थे। वो आंसू साफ करके जिले कमरे में आई, अपनी बड़ी सी शीशों वाली काली चादर ओढ़ी, बैग पकड़कर धीमे कदमों से चलती बाहर निकल आई थी। दादी, मैं चलती हूँ, अम्मी बुला रही हैं। जरी ने लाउंज में बैठी दादी के सामने सर झुकाते हुए इजाज़त ली थी। अरे बुलाने दो उसे, तुम्हारी तबीयत अभी कहाँ संभली है? दादी ने फिक्रमंदी से उस जरवा का चेहरा देखकर कहा था। दादी, मैं ठीक हूँ, इजाज़त दे मुझे, उसने दादी के गालों पर बोसा देते हुए कहा था। दादी ने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दी। वो बाहर आई। गाड़ियाँ तो 2-3 खड़ी थीं, लेकिन वो किसी को बिना कोई तकलीफ दिए बाहर आ गई थी। वो रोड पर धीमे कदमों से चलती, साथ साथ आंसू भी साफ कर रही थी। पता नहीं मेरा वजूद क्यों किसी को अच्छा नहीं लगता। जरी ने बहते आंसू साफ किए, तल्खी से सोचा था। रुको बेवकूफ़ लड़की, पीछे से आती तेज़ आवाज़ पर उसने रुकना पड़ा था, लेकिन वो पलटी नहीं थी। अजमार खुद ही उसके सामने आया था। जब घर में 2-3 गाड़ियां हैं तो पैदल घर से क्यों निकली? हाँ, उसने अपनी ग्रीन आइज सुकेड़ते हुए उससे तुनक कर पूछा था। जवाबन उसने उसे देखकर आंखें झुकाईं। तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। अजमार ने उसे खामोश देखकर कंधों से पकड़कर झंझोड़कर पूछा था। मैं चली जाऊँगी, जरमा ने अपना बाजू आज़ाद करवाते हुए आहिस्ता से कहा। अजमार ने संजीदगी से उसे देखा, जो नज़रें चुकाए होठ काटती खड़ी थी।
यही रुको, आ रहा हूँ मैं। वो दाएं बाएं सर हिलाता हुआ उसे ताकीद करता पलटकर घर में चला गया। जरी ने चेहरे से पसीना अपनी चादर से साफ किया और आहिस्ता से आगे बढ़ी। जब वो एक दूसरी बाइक लिए आया था, बैठो, अजमार ने संजीदगी से उससे कहा, जबकि जरी ने खौफ से वाइफ को देखा था। मैं बाइक पर नहीं बैठूंगी, जरी ने खौफ ज़दा लहजे में कहा था। बात सुनो, मुझे नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चुप करके बैठो, अजमार ने इस बार गुस्से से कहा। वो इतनी देर कहाँ गुस्से के बगैर रह सकता था, जिसकी नाक पर हर वक्त गुस्सा रहता था, जो उसे बहुत सूट भी करता था। जरी होठ काटती उसके पीछे बैठी थी। वो हैंडल को पकड़े बैठी थी और वो था कि बाइक स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। मुझे देर हो रही है, जरी ने उसे बावर करवाया, जो बाइक को चला नहीं रहा था। अजमार ने पलटकर उसे देखा, जो उसे ही देख रही थी। अब दोनों के चेहरे बिल्कुल एक दूसरे के करीब थे। जरी ने हैरत से उसे देखा, जो उसके हाथ हैंडल से हटाए अपने गिर्द बांध रहा था। उसके हाथ अपने गिर्द बांधकर उसने बाइक स्टार्ट कर दी, जबकि जरी तो अभी भी हैरत से उसकी पुश्त को उलझी हुई नज़रों से देख रही थी, जो बाइक को फुल स्पीड में छोड़ते हुए था। उसे समझना जरी के बस की बात नहीं थी। डॉक्टर हारून और डॉक्टर जिले, आप दोनों को माननपुर गांव जाना होगा। साथ एक टीम ले जाइए, क्योंकि वहां जाना ज़रूरी है। वहां के लोगों को हमारी ज़रूरत है, डॉक्टर जुल्फ़िकार ने कॉन्फ्रेंस रूम में हारून और जिले से कहा था। इन दोनों ने संजीदगी से सर हिलाया था। आप दोनों को जो साथ लेकर जाना है वो पैक कर लें, क्योंकि आज रात तक आप लोगों को निकलना है, डॉक्टर जुल्फ़िकार ने चाय का कप पकड़ते हुए दोनों से कहा था। जिले हाँ में सर हिलाकर चली गई थी, जबकि हारून ने चाय का कप मुंह से लगाते हुए उन्हें देखा था। वहाँ के लोगों को क्या मसला दरपेश है, हारून ने संजीदगी से पूछा था। उन्हें बुखार और खांसी का मसला है। उन्होंने दरख्वास्त की है कि वहाँ आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा था। ओके, मैं फिर तैयारी करता हूँ, हारून कहकर उठा और फिर बाहर चला गया था। अम्मी, आप पोनी कर दे, मेरे हाथ में पेन है, जरी ने ब्रश पकड़ स्टेयर्स से उतरते हुए नादिया से कहा था। लाउंज में ब्लैक सूट पहने, वाइट कोट पहने, ब्लैक ही ग्लासेस लगाए, वो सीढ़ियाँ उतरती जरी की तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो बिना चादर के लंबे काले सीधे बाल खोले अपने नाजुक से सरापे के साथ मंजूर मलिक को ठिठका गई थी। तुम ऊपर जाओ, मैं आती हूँ। नादिया ने उसे जल्दी से ऊपर भेजना चाहा। उसकी नज़र मलिक मंजूर पर नहीं पड़ी थी, वरना वो किसी के सामने बिना चादर के नहीं आती थी, और ये उसकी बदकिस्मती ही थी कि मलिक मंसूर को वो आम सी शक्ल की लड़की पहली नज़र में ही भाग गई थी। अच्छा, फिर आप जल्दी आइएगा, मैंने कल से पोनी भी नहीं की है, वो कहती हुई पलट गई थी, जबकि मलिक मंसूर ग्लासेस उतारे उसकी पुश्त को देखता रह गया था, जहाँ उसके खूबसूरत सिल्की बाल लहरा रहे थे। ओहो, फरजाना ने उससे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। मलिक मंसूर चौंक कर खाला की तरफ मुतवज्जा हुआ था। खाला, मुझे आपकी पुती कबूल है, मैं इसी से ही शादी करूँगा, मलिक मंसूर ने फरजाना की तरफ देखते हुए कतात लहजे में कहा। जबकि नादिया किचन में ही थी, फरजाना बेगम मुस्कुराई थी। बस बेटा, मैं चाहती हूँ किसी तरह तुम्हारा घर बस जाए, फरजाना ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। वो एक खुश शक्ल 33-34 की उम्र का ज़बरदस्त पर्सनैलिटी का आदमी था, जो बहुत अमीर था और अपने उसूलों का पक्का था। एक बार जो फैसला कर लेता था, फिर उसे अंजाम तक पहुँचा कर ही रहता था। तुम बस बाकायदा रिश्ता डलवा दे, और ये इदरीस को मनाना मेरा काम है, फरजाना ने चाय पीते हुए उसे तसल्ली दी थी। ओहो खाला, अब कोई माने या ना माने, मेरी शादी इसी से होगी, उसने उठते हुए अटल लहजे में कहकर ग्लासेस लगाए और फिर फरजाना से प्यार लेता हुआ चला गया था, जहाँ 3-4 गार्ड्स की गाड़ियाँ खड़ी उसी का वेट कर रही थी। मैंने निकाह आपकी मर्ज़ी से कर लिया था, लेकिन मैं रुखसती नहीं चाहती, जिले ने दादी से आज कह ही दिया था, जिन्होंने उससे रुखसती की बात की थी। जिले ने आज दो टूक बात करने की ठानी थी। तुम होश में तो हो, दादी ने चश्मा दुरुस्त करते हुए उससे हैरत से पूछा था। बिल्कुल होश में ही हूँ, मुझे तलाक चाहिए, जिले ने सीने पर हाथ बांधकर दादी से बिना नज़रें मिलाए कहा था। बकवास बंद करो जिले, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सॉरी दादी, लेकिन मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी, मुझे बस तलाक चाहिए। ठीक है, मुझे मंजूर है। हारून की आवाज़ पर वो दोनों दरवाजे पर खड़े हारून की तरफ मुतवज्जा हुए थे। हारून, मैं बात कर रही हूँ ना, दादी ने दोनों को आमने सामने आते देखकर बेसाख्तगी से कहा था। दादी, आज मुझे बात करने दें प्लीज़, हारून दादी से कहकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। हाँ तो मिस जिले जुल्फ़िकार ख़ान, आपको मुझे तलाक चाहिए, हारून ने सपाट से अंदाज में उससे पूछा था। आज अपना नाम नहीं लगाया, जिले ने जवाबन खामोशी से उसे देखती रही। आज से 1 माह बाद मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि इसी दिन मेरी शादी होगी, और वो भी राबेल से। दादी समीत कमरे में आते सब उसी की ऊंची आवाज़ पर ठिठके थे। हारून, तुम होश में तो हो, अहमद साहब ने उसे गुस्से से टोका था। बाबा प्लीज़, अब आपको जिले की मर्ज़ी को अहमियत देनी होगी,
जिले समेत सब उसे देख रहे थे, जिसके सपाट नज़रें सिर्फ जिले पर थीं। जिले साकत नज़रों से उसे देखती रही और वो सब पर एक नज़र डालता हुआ तेज़ कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। पीछे अब जिले और अहमद साहब, जुल्फ़िकार, नवीन, इरम और दादी ही थीं। कमरे में हद से ज़्यादा खामोशी थी। जिले और जुल्फ़िकार साहब की नज़रों से बचती अपने कमरे की तरफ दौड़ी थी। अब क्या होगा? दादी ने परेशानी से अपने बेटों को देखते हुए पूछा था। आप परेशान मत हो अम्मा, हारून सब संभाल लेगा, डोंट वरी। जुल्फ़िकार साहब ने उन्हें कंधों से थामते हुए तसल्ली दी थी। बाकी सब परेशानी से एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। जरी रोड पर खड़ी किसी टैक्सी वगैरह का इंतज़ार कर रही थी। उसकी गाड़ी तो ख़राब थी। वो एक गाड़ी इदरीस साहब ऑफिस ले गए थे तो दूसरी शाजल ले गया था कॉलेज, इसीलिए उसे आज टैक्सी से उसका वेट करना पड़ रहा था। 2 गाड़ियाँ सरहद से उसके पास से गुजरी थी, लेकिन फिर थोड़ी ही आगे जाकर वो वापस आई थी। जरवा ने परेशानी से अपने पास आती हुई गाड़ी को देखा, जिसमें से मलिक मंसूर एक शान से उतरता हुआ उस तक आया था। जरवा उसे देखकर हैरान हुई। वो जानती थी एक तकरीब में उसे देखा था उसने। आप इस तरह क्यों खड़ी हैं? उसने चश्मा उतारते हुए उससे पूछा था, जो होठ काटती नज़रें झुकाए खड़ी थी। मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरी गाड़ी ख़राब थी तो बस टैक्सी का इंतज़ार कर रही हूँ। जरी ने नज़रें झुकाए हुए उसे जवाब दिया। उसकी इस अदा ने मंसूर को बहुत अपील किया था। आओ मैं छोड़ देता हूँ, इसी तरफ जा रहा हूँ मैं भी। नहीं, मैं चली जाऊँगी, जरी ने परेशानी से कोई टैक्सी वगैरह देखते हुए कहा था। ओहो, आओ शाबाश, मंसूर ने गाड़ी का पिछला डोर खोलते हुए मुलायम से लहजे में कहा था। जरी गहरा सांस लेती हुई गाड़ी में बैठ गई। मंसूर दरवाज़ा बंद करते हुए खुद भी उसके साथ बैठा था। उसके बैठते ही गाड़ी फर्राटे भरती हुई चलने लगी थी। जरी बिल्कुल शीशे से लगी के साथ जकड़ कर बैठी थी। वहीं महसूस ब्लैक शीशों वाली चादर लिए वो बहुत मासूम सी लग रही थी। मलिक मंसूर मुस्कुराया था। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मलिक मंसूर ने उसे देखते हुए पूछा था। मैं मास्टर्स कर रही हूँ, जरवा ने संजीदगी से बाहर की तरफ देखते हुए उसे जवाब दिया। मलिक मंसूर इम्प्रेस हुआ था उस छोटी सी लड़की से। बाकी रास्ता खामोशी से ही कटा था। लो आ गई तुम्हारी यूनी, मलिक मंसूर ने गाड़ी से निकलते हुए कहा था। जरवा भी बाहर निकली। शुक्रिया आपका जरवा, वो बस यही कह सकी थी। मेंशन नॉट स्वीट गर्ल, बल्कि मुझे अच्छा लगा इतनी ज़हीन लड़की से मिलकर, मलिक मंसूर ने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा था। जरवा भी हल्का सा मुस्कुराई थी। वो उसकी ये मुस्कुराहट बाइक से उतरते हुए अजमार को आग लगा गई थी। मलिक मंसूर के जाने के बाद वो पलटकर अंदर जाने ही लगी थी जब तेज़ कदमों से अपनी तरफ आते अजमार को देखा। जरी उसे देख रुकी। किसके साथ आई हो तुम? अजमार ने करीब आते हुए सर्द लहजे में पूछा था। जरी ने हैरत से उसे देखा, जो अपनी ग्रीन आइज सुकेड़े उसे ही देख रहा था। दादी की बहन के बेटे हैं वो, जरी कहकर आगे बढ़ती ही थी जब उसे रुकना पड़ा, क्योंकि वो एक ही जस्त में उसके सामने था। मिस जरवा, उसके सर्द आवाज़ पर उसने हैरत से अपने सामने खड़े खूबसूरत के मुजस्सिमे को देखा था। मुझसे मंसूब चीज़ें सिर्फ मेरी होती हैं। मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा कि आप मेरे अलावा किसी से लिफ्ट लें या यूँ हंसें। रिमेंबर दिस इज़ माई लास्ट वार्निंग टू यू। सतवा नाक सुकेड़ सर्द लहजे में कहता अंदर की तरफ बढ़ा था। जरवा ने हैरत की ज़्यादती से उसे देखा। ये क्या कह गया था वो? जरवा ने उसकी पुश्त को देखा, जो 3-4 के कदम के फासले पर रुक चुका था, जिसे उसके आने का इंतज़ार हो। जरवा गुस्से से होठ भींचती हुई तेज़ कदमों से अंदर की तरफ बढ़ी थी। उसके आगे जाने पर वो भी धीमे कदमों से आगे बढ़ा। अजमार, तैयारी पक्की है आज रात की? हसीब और वकास ने उसके पास आते हुए बताया था। अजमार ने सर हिलाया था और फिर उसे देखा, जो अपनी दोस्तों के पास खड़ी होने वाली टेस्ट के बारे में बात कर रही थी। उसकी चादर पर लगे शीशे और नाक पर पड़ी लौंग से छोटी सी लौंग ने उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर दिया था। तू सुन रहा है ना? हसीब ने उसे हिलाते हुए पूछा था। हाँ सुन लिया है, मैंने कानों से सुनता हूँ, आँखों से नहीं, अजमार ने रूड से लहजे में कहा। अलबत्ता नज़र जरी के पुश्त पर ही थी, जो अंदर कमरे की तरफ बढ़ रही थी। हसीब और वकास ने उसे काफ़ी हैरत से देखा, जो अपनी कज़िन पर नज़रें जमाए हुए खड़ा था। हारून संजीदगी से होठ भींचे दूसरी तरफ की बात सुन रहा था। ओके, तो फिर तैयारी कर लो शादी की, आज से 1 माह बाद की। हारून ने कमरे में आते जिले को देखकर राबिल से कहा था। जिले ने सपाट नज़रों से उसे देखा। ओके, थोड़ी देर में रूबरू बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, हारून ने कहकर फ़ोन रखा। अब फिर जरवा में ब्लैक सूट पहने लंबे बालों को दरवाजे में ब्लैक सूट पहने लंबे बालों को ऊंची पोनी बनाए हुए जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। डॉक्टर जुलेखा जुल्फ़िकार खान, आपको कोई काम था मुझसे? हारून की अजनबी आवाज़ पर उसने संजीदगी से उसे देखा, जो वाइट शर्ट पहने नीचे ब्लैक जीन्स पहने अपनी मूंछों समेत काफ़ी हैंडसम लग रहा था। डॉक्टर हारून अहमद, हमें देर हो रही है शायद। जिले ने उसे देरी का बावर करवाया था। वो कब से गाड़ी में उसका वेट कर रही थी। जब वो काफ़ी देर तक नीचे ना आया तो उसे खुद ही उसके कमरे में आना पड़ा था। चलें, हारून ने अपनी हैंड कैरी उठाते हुए जिले से कहा।
कहकर बाहर की तरफ बढ़ गया था। जिले ने काफ़ी हैरत से उसके रवैये को जांचा था। वो दोपहर से ही उसके साथ ऐसा ही अजनबी बिहेव कर रहा था। जिले गहरी सांस लेती हुई उसके पीछे लपकी। वो सब टेस्ट दे रहे थे जब जरी की नज़रें अचानक अपने दाईं साइड पर बैठे अजमार पर पड़ी। वो बहुत महवियत से नोट पेपर पर कोई धुन बना रहा था। जरी ने हैरत से उसे देखा। ये टेस्ट बहुत अहम था। वो था कि किसी चीज़ को अहमियत ही नहीं देता था। जरवा अपने पेपर पर तवज्जो दो। सर ने उसे दूसरी तरफ देखते हुए देखकर टोका था। जरवा जल्दी से अपने पेपर पर झुकी। अजमार ने सर्द नज़रों से सर को देखकर जरवा को देखा जो स्पीड के साथ लिखने में मसरूफ़ थी। फिर उसकी नज़र उसकी नाक में चमकती लौंग पर पड़ी थी जो चमकती हुई उसे बहुत अच्छी लग रही थी। ओफ, ये क्या हो रहा है? मुझे ये लड़की क्यों इतनी अच्छी लग रही है? अजमार ने अपने ब्राउन बालों को माथे से पीछे करते हुए गुस्से से सोचा था। मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा। अजमार ने संजीदगी से सोचा और फिर से अपना अधूरा काम कंप्लीट करने लगा। वो दोनों खामोशी से सफ़र कर रहे थे। गाड़ी हॉस्पिटल के मेन डोर के आगे खड़ी की उसने। यहाँ से उन्होंने एक बड़ी गाड़ी में शिफ्ट होना था। वो कुल 5 लोग थे जिनमें डॉक्टर राबिल भी शामिल थी। वो सब गाड़ी में शिफ्ट हुए थे। डॉक्टर राबिल, आप यहाँ आ जाएं। हारून ने राबिल को ऑफ़र दी जिस पर जिले और डॉक्टर सीरत ने चौंक कर हारून को देखा था। राबिल और वो बैठ चुके थे। अब वो पता नहीं कौन सी बातें कर रहे थे जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिले, लगता है डॉक्टर हारून राबिल को पसंद करते हैं। देखो ना, इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी मिलती है आपस में, सीरत ने दोनों को देखते हुए कहा था। जिले नाक सुकेड़ कर सीने पर हाथ बांधे दोनों को देख रही थी। मेरी बला से जिससे चाहे केमिस्ट्री मिलाता फिरे, जिले ने मुंह बनाते हुए दिल में सोचा था। फिर बाहर के खूबसूरत नज़ारों की तरफ मतवज्जो हुई, लेकिन कानी आँखों से कभी हारून को तो कभी देख ही लेती थी। हारून ने उसे देखा जो उसी की तरफ ही मतवज्जह थी। हारून हल्का सा मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट जवाबन मुकाबिल को तपा गई थी। हारून ने संजीदगी से मूंछों को खुजाया जिस पर जिल ने सर झटकती हुई बाहर देखने लगी थी। अब मुझे भी इसकी मूंछों से एलर्जी हो रही है। उफ, शुक्र है टेस्ट ठीक हो गया। जरवा ने रिलैक्स होते हुए अपनी दोस्त एनी से कहा था। हाँ यार, बस अब मार्क्स ठीक आ जाएं। माहम ने मुस्कुराते हुए कहा था। जब वो दोनों चौकी उनकी यूनी की दी ग्रेट गर्ल माहम उनके पास आकर रुकी थी। वो हमेशा फॉरनर ड्रेस में ही होती थी। अभी भी रेड शर्ट नीचे जेब किए ब्लैक जीन्स पहने डार्क मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुनो, ये अजमार तुम्हारा कज़िन है? उसने मोबाइल पर कुछ टाइप करते हुए उससे मगरूर लहजे में पूछा था। जरवा ने हैरत से उसे देखा। हाँ, जरवा ने संजीदगी से उससे कहा था। तो मुझे इसका नंबर दे दो। माहम ने सेल पर कीबोर्ड निकालते हुए जरवा को ऑर्डर दिया था। सॉरी, मेरे पास इसका नंबर नहीं है। जरी ने सपाट से तासुर से कहा था। क्या? वो तुम्हारा कज़िन है और उसका नंबर तुम्हारे पास नहीं है? हाउ स्ट्रेंज, माहम ने मुंह बनाते हुए कहा था। जवाबन जरी उसे घूरती हुई आगे बढ़ गई थी। इडियट, तुमने मुझे इग्नोर किया। तुम्हें तो मैं देख लूँगी, माहम ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा था। टीवी में चलता शो उनको चौंका गया था। वो टीवी पर बहुत जुनून से गाता मज़ाहिरीन को पागल कर रहा था। उसकी आवाज़ में ऐसा जुनून था कि घर वाले यकटक उसे देख रहे थे। यह अजमार है ना? सबसे पहले दादी ने संभलते हुए गुस्से से पूछा था। अहमद और अदील साहब काफ़ी हैरानी से टीवी को देख रहे थे जहां वो हाफ स्लीव शर्ट पहने माइक पकड़े अपनी पूरी टीम के साथ गाता एक समासा बांध चुका था। अरे क्या अब हमारे घर का लड़का मिरासी का काम करेगा? दादी ने सदमे से चूर आवाज़ में कहा था। इस सिंगर को सब मिरासी की बना देते हैं। इसे मैंने लास्ट वार्निंग दी थी लेकिन ये किसी की सुन ले। ऐसा कब हुआ है? अदील साहब ने सोफे पर वापस बैठते हुए शदीद गुस्से से कहा था। आप परेशान मत हो, मुबीन ने उन्हें तसल्ली दी थी। जैनी और इरम भी परेशानी से स्क्रीन पर देख रही थीं। नवीन दादी के पास बैठी उन्हें तसल्ली दे रही थी। अरे कैसे परेशान न हूँ, लोग क्या कहेंगे? ये तरबियत की है हमने अपने बच्चों की। दादी ने पानी पीते हुए गुस्से से कहा था। मैंने उसे सख्ती से मना किया था लेकिन अब और नहीं, उसे भुगतना पड़ेगा इसका ये अंजाम। पापा प्लीज़ भाई को माफ़ कर देना, नवाल ने होठ काटते हुए परेशानी से कहा था। तभी वो ब्लैक जैकेट कंधे पर डाले 12 बजे घर में आया था। सभी लॉन्ज में बैठे उसी का वेट कर रहे थे। वहीं रुक जाओ। अदील साहब के गुस्से से भरी आवाज़ पर वो रुका था और फिर सबको संजीदगी से देखा था। तुम्हें मैंने क्या कहा था कि अपने इस शौक़ को अपने कमरे तक ही महदूद रखना, लेकिन तुम सदा के ढीठ इंसान, तुम्हें क्या कोई जो मर्ज़ी कहता है फिरे तुम्हारी वजह से। अदील साहब ने सख्ती से तेज से कहा था। वो जवाबन खामोशी रहा। तुम सुन रहे हो ढीठ इंसान?
अदील तुम चुप करो, इसे मैं समझाती हूँ, दादी ने अदील के गुस्से में देखते हुए कहा था। सॉरी दादी, मैं अब किसी की नहीं मानूंगा। मैं बहुत अरसा आप लोगों की ही मानी है, लेकिन अब मैं खुद को और नहीं समझा सकता था। अभी लफ्ज़ उसके मुंह में ही था जब अदील साहब के थप्पड़ ने उसे खामोश करवा दिया। सब औरतों ने मुंह पर हाथ रख लिया था। अदील, आप होश में तो हैं? जवान बेटे पर कौन हाथ उठाता है भला? मुबीन ने सदमे से अपने बेटे को देखते हुए कहा था। एकदम चुप, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अहमद साहब को बुखार था, इसीलिए वो रूम में थे और जुल्फ़िकार साहब हॉस्पिटल में थे। वो होते तो अदील साहब को कंट्रोल कर लेते। दफ़ा हो जाओ इस घर से, अदील साहब ने उसे तेज से इस देखते हुए गुस्से से कहा था, लेकिन उसके होठों पर आती मुस्कान सबको ठिठका गई थी। हा 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 हा, डैड आप शायद भूल रहे हैं, ये घर मेरे नाम पर है, अजमार हाउस। मुझे तो कोई यहाँ से चाहकर भी नहीं निकाल सकता। माय डियर डैड, अजमार ने जिद करती मुस्कान से अदील साहब को देखते हुए कहा था, जिन्होंने हैरानी से उसे देखा था। गुड नाइट माय डियर फैमिली, अजमार ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उफ अम्मा, आप अगर ये घर इसका नाम ना करती तो ये दिन ना देखना पड़ता हमें, अदील साहब ने गुस्से से मुट्ठियाँ पीछते हुए कहा था। अरे इसी के कहने पर तो ये घर मैंने इसका नाम किया था, मुझे क्या पता था। अम्मा ने अपनी सफाई पेश की थी। बाकी सब ने परेशानी से एक दूसरे को देखा था। सब लोग अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर दे लें, हारून ने होटल में गाड़ी रुकवाते हुए कहा था। राबिल की पसंद का मुझे पता है, इसके लिए एक बिरयानी की प्लेट विद कोक। क्यों राबिल, हारून ने मुस्कुराते हुए पूछा था। बिल्कुल, तुम्हें नहीं मेरी पसंद का पता होगा तो किसे होगा, राबिल ने मुस्कुराते हुए एक अदा से कहा था। अपना ऑर्डर लिखवाती जिले को राबिल और हारून की बात तपा गई थी उसे। मेरी पसंद ये जानता होगा या नहीं, जिले के दिल में सराज से ये ख्याल आया था। क्या कह रहे हैं आप, नादिया ने परेशानी से पूछा था। नादिया, ये फ़ैसला बेस्ट है जरी के लिए, जरी मेरी भी बेटी है, मैं उसके लिए कोई गलत फ़ैसला नहीं करूँगा, इदरीस साहब ने संजीदगी से कहा था। आप नहीं जानते, मैं तो जुल्फ़िकार के कभी जानते, जुल्फ़िकार तो कभी नहीं मानेगा, नादिया ने हाथों में सर थामते हुए परेशानी से कहा था। वो मेरी बेटी है, उसके लिए फैसले करने का हक सिर्फ मेरा है, इदरीस साहब ने गुस्से से कहा था। जरी मेरी बेटी है, वो मेरी बात कभी नहीं टालेगी, इदरीस साहब ने चाय का कप उठाते हुए कतार से कहा था। नादिया ने बेबसी से होठ काटे, वो और अब कुछ क्या कर भी क्या सकती थी। ज़िले यहाँ की कुदरती माहौल से बहुत खुश थी। ऐसा माहौल कहाँ मिलता है शहरी लाइफ में। ज़िले ने लोगों को चेकअप से फारिग होते हुए एनी से कहा था। वो दोनों बाहर नदी के पास बैठी चाय पी रही थी जब ज़िले ने हर तरफ हरियाली को देखते हुए खोए हुए लहजे में कहा था, यार सच्ची में तो बहुत ही खुश हूँ। काश डॉक्टर जुल्फ़िकार महीने में 2 दफ़ा तो हमें ऐसे विज़िट पर भेज ही दिया करें, एनी ने हसरत से मुंह बनाते हुए कहा था। कोई हल नहीं तुम्हारा, जिले ने चाय पीते हुए कहा था। वैसे यार हारून सर हैं बहुत हैंडसम, काश तुम्हारी शादी सर से हो जाती, कितना मज़ा आता ना, एनी जो उनसे निकाह के अनजान थी हारून को देखते हुए एक्साइटेड से अंदाज में कहा था। तुम्हें बड़ा पसंद है ये, जिले ने उसे घूरते हुए कहा था। हाँ ना, मुझे मूछे वाले मर्द बहुत प्यारे लगते हैं कसम से, एनी ने हारून को देखते हुए हसरत से कहा था। उफ, बहुत ही फ्लर्टी तबीयत है तुम्हारी, शर्म करो, बड़े हैं वो तुमसे। जिले से बर्दाश्त ही नहीं हुआ था एनी का हारून को मुसलसल देखना। तुम तो हो ही सदा की बेजार, तो हो ही खुश्क मिजाज, साथ मुझे भी करना चाहती हो, एनी ने मसनूई गुस्से से देखते हुए कहा था। जिले कुछ कहने ही वाली थी जब हारून उन दोनों की तरफ आया था। डॉक्टर एनी, आपको डॉक्टर आशिर बुला रहे हैं, सो जाएं, पहले उनकी बात सुन लें, हारून ने जिले को देखते हुए एनी को ऑर्डर दिया था। एनी सर हिलाती हुई जल्दी से वहां से गई थी जहां डॉक्टर आशिर लोगों का चेकअप कर रहा था। डॉक्टर जिले, आप कुछ परेशान सी लग रही हैं, हारून ने आंखें सुखेड़ते हुए चढ़ाया था। परेशान होती है मेरी जूती, मैं क्यों परेशान होंगी, जिले ने तीखे लेबो लहजे में कहा था। डॉक्टर जिले, अब भी इतना गुस्सा, अब तो आप मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली हैं, डॉक्टर हारून ने इस बार काफ़ी संजीदगी से कहा था। जिले ने उसकी संजीदगी को देखा था जो कहता हुआ पलट गया था पीछे। जिले तब तक उसकी पुष्ट को देखती रही थी जब तक वो अंदर नहीं चला गया था। वो बाखूब उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर रहा था, जिससे उसके होठों पर एक पुरस्कार से मुस्कुराहट चिमकी थी। जरवा ने संजीदगी से उसे बहुत से लोगों में घिरे देखा जो बेजार सा मुँह बनाए हुजूम को परे हटा रहा था। यार क्या किस्मत है इस इंसान की, एक तो इतना खूबसूरत है, ऊपर से आवाज़ भी गज़ब की है, एनी ने मुंह बनाते हुए रश्क से उसे देखते हुए कहा था। जरवा जवाबन चुप ही रही, लेकिन अब उसे चौंकना पड़ा था। वो उसी की तरफ आ रहा था, वाइट हाफ स्लीव शर्ट पहने, ऊपर ब्लैक जैकेट पहना, ग्लासेस गिरेबान में अटकाए। वो अपनी कातिल पर्सनैलिटी से जहाँ जाता था सबको चौंका देता था। जरवा को उसकी इतनी खूबसूरती एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती थी। आओ, अगर घर जाना है तो,
अजमार ने उसे संजीदगी से मुखातिब किया था। जो कॉफ़ी का मग रख कर उठी ही थी। आज अपनी फ्रेंड के साथ जाऊंगी। जरमा ने बैग कंधे पर रखते हुए सपाट से तासुर से कहा था। अजमार ने उसकी बात पर उसे नाक चढ़ाकर देखा। चलो एनी, जन्वा कहकर आगे बढ़ी ही थी जब उसने रुकना पड़ा। अजमार ने झटके से उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसे इंतहाई करीब आ गई थी। मिस जरवा, ना सुनने की आदत नहीं है मेरी, अजमार कहकर उसकी कलाई पकड़ता हुआ बाहर ले आया था, जहाँ सब ने चौंक कर उसे देखा था। चौंकना तो सबका बनता ही था। कहाँ वो लड़कियों से एलर्जिक और कहाँ अब खुद ही जरी की कलाई पकड़े उसे खींचता ले जा रहा था। छोड़ो मुझे, पागल इंसान, क्यों मजाक बना रहे हो अपने साथ साथ मेरा भी, जरी ने झिंझलाते हुए कहा था। वो अजमार ही क्या जो किसी की बात सुन ले। अपनी बाइक के करीब लाकर ही उसे छोड़ा। बैठो, अजमार ने उसे गुस्से से मुखातिब किया था। देखें, मैं चली जाऊंगी अपनी फ्रेंड के साथ, मुझे नहीं बाइक पर बैठना, जरी ने झुंझलाते हुए लहजे में कहा था। मिस जरवा। दोनों ने चौंक कर सामने देखा, जहां मलिक मंसूर अपनी बॉडीगार्ड के साथ खड़ा जरी से मुखातिब था। जरवा ने हैरत से उन्हें अपने कॉलेज में देखा। अजमार की आंखों में आग जली थी मलिक मंसूर को जरी से मुखातिब होते देखकर। आप यहाँ? जरी ने मुरव्वत से मंसूर से पूछा था। जरी, बाइक पर बैठो, हमें देर हो रही है। जरवा उसकी सपाट सी आवाज़ पर उसकी तरफ मुतवज्जह हुई थी। मलिक मंसूर ने आंखें सुखेड़कर उस खूबसूरत से नौजवान को देखा था, जो बड़े हक से उसकी होने वाली बीवी से मुखातिब था। तुम कौन हो और जरवा तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? मलिक मंसूर ने गुस्से से पूछा था। जरी हद से ज़्यादा परेशान हुई थी अजमार की सुर्ख आंखें देखकर। तुम जो कोई भी हो, अपना रास्ता नापो, मुझे चीप लोगों से बात करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। अजमार की सर्द आवाज़ पर मलिक मंसूर समीर सब ने उसे देखा था, जिससे गुस्सा कम ही बर्दाश्त होता था। अजमार, प्लीज़ हद में रहकर बात करो, वो बड़े हैं। जरी की तल्ख आवाज़ उसे और गुस्सा चढ़ा गई थी। मलिक मंसूर ने भी गुस्से से मुठ्ठियाँ भींचकर उस बदतमीज़ लड़के को देखा था, जो सर्द नज़रों से उसे जांच रहा था। जरवा, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, इसीलिए आप जा सकते हैं और आइंदा इसे लेने मत आना, वरना। उससे आगे वो चुप ही हुआ था, जैसे इतना ही समझाना हो उसे, जबकि जरवा होठ भींचती उसे देखकर रह गई थी। तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? जरवा को भी मैं इसकी बाप के कहने पर लेने आया हूँ मिस्टर। आओ जरवा, मुझे किसी अहम काम की है, बाहर जाना है। मलिक मंसूर बहुत गुस्से से कहकर, आई डोंट केयर, तुम्हें किसी ने भी भेजा हो, लेकिन जरवा मेरे अलावा किसी के साथ नहीं जाएगी और आइंदा मुझे इस कॉलेज में नज़र मत आना। अजमार ने गुस्से से तेवरियाँ चढ़ाकर कहा था और गुस्से से बाइक स्टार्ट की। वो ऐसे कह रहा था जैसे वो उसका इस मुल्क का मिनिस्टर हो। जरवा, तुम बैठ रही हो या नहीं? अजमार ने इस बार इतने सर्द लहजे में कहा था कि जरवा होठ भींचती हुई उसके पीछे बैठी थी और वो उसके बैठते ही बाइक जन से ले उड़ा था। हाँ, जाते जाते मलिक मंसूर को घूरना नहीं भूला था। ये जो भी है, मुझे कल तक ये हॉस्पिटल में ज़ख्मी हालत में चाहिए, ताकि इसे पता लगे मलिक मंसूर से उलझने का अंजाम। मलिक मंसूर ने भरपूर गुस्से से अपने गार्ड से कहा था। गार्ड्स ने सर हिलाकर हुक्म माना था। इदरीस साहब ने जल्दी से शादी की बात करनी होगी मुझे। मलिक मंसूर को सोचते हुए पड़पड़ाया। आउच। जिल्ले जो नदी के पास खड़ी सेल्फी ले रही थी ताकि जरवा को भेज सके, उसके अचानक ही पैर फिसलता, जिससे वो लड़खड़ाकर नीचे गिरी थी। बचाओ बचाओ, उसने हाथ पैर मारते हुए चिल्लाकर कहा था। नदी काफ़ी गहरी थी। एक आदमी भागकर हारून के पास गया, जो चाय की प्याली पकड़े बाहर ही आ रहा था। उस आदमी के बताने पर वो प्याली नीचे फेंकता दौड़ता हुआ बहती नदी में कूदा था। नदी का पानी उछल उछल कर जिले को काफ़ी दूर ले गया था। नदी बहुत दूर तक जाती थी। जिले काफ़ी दूर पहुंच गई थी। हारून तेज़ी से तैरता हुआ उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पानी उसकी कोशिश को मुसलसल नाकाम बना रहा था। अब क्यों बाइक रोक दी है आपने? उसे बाइक रोकते देखकर उसने अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर खफी से पूछा था। अजमार ने पलटकर उसे देखा, जिसके चेहरे उसके बिल्कुल करीब ही हो गया था, जिससे जरवा ने छिटक कर उसके गुलाबी कटावदार होठों देखे, जो शायद ही कभी भरपूर मुस्कुराए हों। अब वो क्या कहता कि जब उसने पहली बार उसके गिर्द हाथ बांधे थे तो कैसे कैसे दिल धड़क उठा था। वो कैसे उसे बताता कि वो पहली बार किसी लड़की ने यूं उसे छुआ था। वो तो खुद हैरान था अपनी बदलती हालत पर कि वो कैसे किसी की चाह कर सकता है। अपने हाथ मेरे गिर्द बांधो, तभी बाइक स्टार्ट होगी। वाह जी। अजमार ने कतार से उसे देखते हुए कहा था। जरवा को 100 वाट का झटका लगा था उसकी बात पर। जरवा, मुझे बार बार अपनी बात दोहराना पसंद नहीं है, अजमार ने खुद को देखते हुए संजीदगी से कहा था। जरवा ने जल्दी से हाथ बाइक के हैंडल पर रखे। अजमार ने उसे ज़बरदस्त घूरी से नवाजा था। ऊपर से बारिश की हल्की हल्की बौछार शुरू हो गई थी और वो थी कि जिद कर रही थी अजमार से। अजमार गुस्से से बाइक से उतरा था, जिस पर जरवा ने हैरत से उसे देखा। आप सब रीडर मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर इस नॉवेल को लाइक कर दीजिएगा, और अब यहाँ तक आए हैं तो लाइक तो करना बनता है, और आगे भी इसमें बहुत सारे कपल्स ऐड होने वाले हैं, इसलिए स्टे ट्यून्ड डियर।
शाम के साए फैलने लगे थे। हारून और वो एक घर में बैठे हुए थे जो सारा मिट्टी से बना हुआ था। अरे, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? तुम दोनों आज इधर रुकोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एक दरमियानी उम्र की औरत ने उनके आगे चाय की प्याली रखते हुए बनावटी लबो लहजे में कहा था। वो दोनों चलते जा रहे थे जब उन्हें एक इकलौता घर मिला था जो गाँव से काफ़ी फासले पर था। वो औरत उन्हें ज़बरदस्ती साथ ले आई थी। ज़िले की हालत देखते हुए हारून ने भी मना नहीं किया था। आपके बाकी घर वाले कहाँ हैं? हारून ने इस हलीमा नामी औरत से पूछा जिसका पहनावा उसे हरगिज़ इस घर का नहीं बताता था। वो औरत नीले डिज़ाइनर सूट में मलबूस थी जिसे देखकर हारून हैरान हुआ था कि घर तो मिट्टी का बना हुआ है और सूट इतना कीमती। बस क्या बताऊँ मैं आपको, शादी हुई तो शौहर मर गया, बच्चा तो कोई है ही नहीं। शहर की ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं यहाँ के पुरसुकून माहौल में आकर बस गई हूँ। हलीमा ने दोनों को बताते हुए चेहरे पर उपसर्दी से तासुरात पैदा किए थे। ज़िले चाय पीती हारून को देख रही थी जिसकी चाय का कप जू का तू पड़ा हुआ था। हारून साहब, आप भी चाय पिए ना? हलीमा ने उसकी तवज्जो चाय पर दिलवाई थी। मैं पीता हूँ लेकिन ठंडी चाय, गर्म चाय मुझे सूट नहीं करती है, हारून ने संजीदगी से उसे जवाब दिया था जबकि चाय पीती ज़िले को बहुत ज़ोर का आंचू लगा था। भला ठंडी चाय और हारून, ये तो क़यामत की ही निशानी हो गई। वो तो गरम गरम चाय पीता था। अगर ज़रा जो चाय हल्की सी ठंडी हो जाती तो वो चाय पीता ही नहीं था बल्कि दूसरी बनवा कर पीता था। और अब जनाब कह रहे हैं वो चाय पीते हैं लेकिन ठंडी गरम चाय सूट नहीं करती। वाह वाह! ज़िले तो हैरत की ज़्यादती से उसे देखती रह गई थी। अच्छा, आप लोग चाय पिए, तब तक मैं कोई काम वगैरह कर लूँ, हलीमा कहती हुई दूसरे कमरे में चली गई थी। तुम कब से ठंडी चाय पीने लगे? ज़िले ने अपने कप खाली करते हुए उससे हैरत से पूछा था। जब से पानी में गोता लगाया है, हारून ने जिद करती हुई मुस्कान से कहा था जो ज़िले को सर तपास सिलगा गई थी। अब तुम सारी ज़िंदगी मुझे यही ताना मारोगे कि मैंने पानी में गोता खाया है? ज़िले ने सातवां नाक चढ़ाते हुए उसे बड़ी मूंछों वाले से पूछा था। तुमने कौन सा सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहना है? हारून ने चाय का कप पकड़ते हुए गहरी सी बात कही जिस पर ज़िले के चेहरे पर सपाट से तासुरात छाए थे। लेकिन बैक वक्त वो चौकी हारून चाय के पास ही बनी क्यारी में गिरा चुका था। ये तुमने क्या किया है? उसने इतनी मेहनत से चाय बनाई थी। ज़िले ने खफगी वाली तासुरात से उसे देखते हुए कहा था। हारून ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। ज़िले उसकी नज़र के इत्तेकाद से पहली दफ़ा सख्त घबराई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? ज़रवा ने उसके हिसार से निकलने की कोशिश करते हुए बेयकीनी से पूछा था। वही जो आपने सुना है। अजमार के नकुश मुस्कुराए थे इसके झुंझलाते हुए तासुरात देखकर। वो सुन चुकी थी जुलेखा और जैनिश से कि दुनिया में अजमार जितना शायद ही कोई ढीठ वाक़या हुआ होगा। मैं ऐसे ही बैठूंगी जब तुम कहोगे प्लीज़ मुझे घर छोड़ाओ अब, ज़रवा ने रुहासी लहजे में उसे देखते हुए कहा था। उसे पता था ऐसे तो वो टलेगा नहीं। जिसके लबों पर शायद पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट चमकी थी जो ज़रवा को मबहूत कर गई थी। कोई मुस्कुराते हुए इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है भला? ज़रवा ने उसे देखते हुए दिल में सोचा था। जो बाइक में चाबी लगा था उसे स्टार्ट कर चुका था। बैठना पसंद करेंगे आप? अजमार ने उसे देखते हुए पूछा था जो बाइक के पास तजबज़ में खड़ी थी। वो उसके मीठे से तंज पर आहिस्ता से बाइक पर बैठी। अजमार मुस्कुराया था अपने गिर्द उसके बंधे हुए हाथों को देखकर। घर में से कोई उसे ऐसे मुस्कुराते हुए देखता तो ज़रूर वो शक्कत से बेहोश हो जाता। ज़रवा की नज़रें उसके हल्के ब्राउन बालों पर थीं जो तेज़ी से हवा से उड़ते हुए उसे बहुत अच्छे लगे थे। ज़रवा जब घर आई तो चौंक गई थी क्योंकि लाउंज में मलिक मंसूर और उसकी माँ बैठी हुई थीं। अस्सलाम वालेकुम। ज़रवा ने हल्के से मुस्कान से उन्हें सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, शाजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया था। शाजिया देखने में ही कोई बहुत रौबदार और नफीस सी औरत लगती थी जिन्होंने कंधे पर बहुत खूबसूरत सी शॉल रखी हुई थी। ज़रवा जाओ बच्चे, जाकर फ्रेश हो जाओ। नादिया ने लाउंज में आते हुए वहाँ से उसे हटाया था। ज़रवा हल्की सी मुस्कान से सर हिलाती हुई चली गई थी। मलिक मंसूर की नज़रें ने उसका दूर तक पीछा किया था। ये आज कुछ ज़्यादा ही लेट नहीं आई है? ध्यान रखा करो, जवान लड़की है, फरजाना ने मुँह बनाते हुए नादिया से कहा था जो मेहमानों के आगे चाय वगैरह रख रही थी। अम्मा, बारिश थी और बारिश में देर सवेर हो ही जाती है, नादिया कहती हुई चली गई थी। देखा कितनी लंबी ज़बान है इसकी, फरजाना ने शाजिया से कहा जो चाय पी रही थी। अरे ठीक ही तो कह रही है वो, देर तो हो ही जाती है इस तरह के मौसम में, शाजिया ने अपने धीमे लहजे में कहा था जबकि मलिक मंसूर होठ भींचे कुछ सोच रहा था। वो अजमार और ज़रवा को लेकर सोच रहा था कि ज़रवा इतनी देर क्या उस लड़के के साथ थी। आपा, अब हमें इजाज़त दें और हमें जवाब दे दीजिएगा 1-2 दिन तक। मैं मंसूर की शादी जल्द कर देना चाहती हूँ। पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, मैं बस अपनी ज़िंदगी में इसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, शाजिया ने धीमे लहजे में फरजाना का हाथ थामते हुए कहा था। अरे तुम क्यों फ़िक्र करती हो, बस अब ज़रवा सिर्फ तुम्हारी ही बहू बनेगी और इदरीस मेरी कोई बात नहीं टाल सकता है भला, फरजाना ने अपनी मखसूस तीखे लहजे में कहा था जिस पर मलिक मंसूर के होठों पर धीमी सी मुस्कुराहट आई थी। अगर कोई ना भी माने तो ज़रवा मेरी ही है खाला जान।
मलिक मंसूर ने मोबाइल हाथों में घुमाते हुए संजीदगी से सोचा था। व्हाट आर यू सीरियस दादी? अजमार ने भवें उचकाते हुए हैरत से इजहार किया था। क्या तुम्हारी दादी इस उम्र में तुमसे मजाक करेंगी? अदिल साहब ने उसे घूरते हुए पूछा था। तुम्हारा और जैनिश का निकाह होगा 25 तारीख को, बेहतर होगा अपना माइंड बना लो। अदिल साहब ने कस्टर्ड की प्याली उठाते हुए अटल लहजे में कहा था। मुबीन और नवीन ने हैरत से उसे देखा था, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सीरियसली डैड, आपको लगता है मैं इतना सीधा हूँ? अजमार ने हाथ पॉकेट में घुसाते हुए तीखे लबो लहजे से पूछा था, जिस पर अदिल साहब ने प्याली मेज़ पर पटक थी। दादी ने भी चमचा उतार कर उसे घूरा, जो इंतहाई बदलिहाज वाक़या हुआ था। तुम सीधे हो या नहीं, लेकिन तुम्हारी शादी जैनिश से ही होगी, अदील साहब ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा था। अजमार, तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज तक हमने तुम्हारी ही बातें मानी हैं, लेकिन इस मामले में तुम्हारी कोई बहाना नहीं सुनेंगे। हा हा हा, व्हाट अ जोक। सीरियसली, पहले आप लोगों ने मेरी कितनी बातें मानी हैं, बताएंगी मॉम आप? ज़रा मुझे, अजमार ने तमस्कराना लहजे में पूछा था। तुम पागल हो गए हो? ऐसे बात करते हैं बड़ों से? दादी ने उसे समझाना चाहा था। तो मैं कौन सा बड़ों से सरों पर डंडे बरसा रहा हूँ, जस्ट बात ही तो कर रहा हूँ। अजमार ने कंधे उचकाते हुए बदतमीजी से कहा था। ओफ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात सुनते जाना, मेरी अब भी जिद है तुमसे, मेरी भी अब जिद है तुमसे। शादी तो तुम्हारी जैनिश से ही होगी, अदील साहब ने गुस्से से गुड़ाकर कहा था, जिसका अजमार पर कोई भी असर नहीं हो सकता था। आपका जो दिल करता है वो करें आप प्यारे डैड, लेकिन जो आपके बेटे का दिल चाहेगा वही होगा। तंजिया मुस्कान से कहता सीटी बजाता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ गया था। पीछे वो सब हैरत के मारे बैठे रह गए थे। हाथों से निकलता जा रहा है ये, दादी ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा। वो रुका था सीढ़ियों पर, जैनी को खड़े उसे सदमे से देख रही थी। अजमार ने एक पल उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर उसके पास से तेजी से गुजर गया था। जैनी ने गुस्से भरी नज़रों से उसकी पुश्त को देखा। मुझे नींद आ रही है, जिले ने आंखें मसलते हुए हारून से कहा, जिसने पुरसोच नज़रों से उसे देखा था। जिले, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं लग रही है मुझे। हारून ने उसकी कलाई पकड़ते हुए अजलस से कहा था। क्या मतलब? जुलेखा ने उलझते हुए उससे पूछा था। अभी उन सब बातों का टाइम नहीं है जिले, जल्दी से उठो। हारून ने उसे आंखें मसलते देखकर ज़बरदस्ती उठाया था। जिले भी जल्दी से उसके साथ लपकी थी। वो औरत इतनी अच्छी है, उसे तो बता दो जाने का। जिले ने उसे संजीदगी से तासुरात देकर कहा था। जिले, मुझे वो औरत ठीक नहीं लगी, तुम बस बिना कुछ बोले जल्दी से निकलो यहाँ से। ये क्या, दरवाज़ा लॉक है? हारून ने परेशानी से बंद दरवाजे को देखकर कहा था। अब क्या होगा? जिले ने नासमझी से उससे पूछा था। हारून ने उसे घूर कर देखा, जिसका नींद से बुरा हाल था। जिले, वो औरत किसी साजिश के तहत हमें यहाँ लेकर आई है। मुझे पहले तो शक था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि वो औरत ठीक नहीं है। हारून ने लकड़ी के मजबूत दरवाजे को देखकर कहा था। तुम एक नंबर के बदलिहास इंसान हो, क्या कमी है मुझमें जो तुमने शादी से इनकार किया है? जैनी ने नमी लिए आंखों से उसे पूछा था। अजमार, जो शर्ट उतार चुका था जैनी के बिना नॉक किए आने पर, फिर उससे का पूछना उसने नज़रअंदाज करके पहले शर्ट पहनी, फिर जैनी की तरफ मुतवज्जह हुआ। जैनी, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं हैं, बेहतर होगा अगर तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दोगी तो। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए बिना मुरव्वत दिखाए एक जवाब दिया। जैनिश गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई थी। पीछे उसने सपाट नज़रों से उसकी पुश्त देखी। वो उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता था, उससे नरमी से बात करके। अगर ज़रवा से निकाह ना हुआ होता तो वो फिर भी जैनी से शादी कर लेता, बल्कि सारी ज़िंदगी किसी से न करता। फिर भी वो जैनी से शादी ना करता, बल्कि सारी ज़िंदगी किसी से न करता। चौधरी जी, आप लड़की देखकर दंग रह जाएंगे, इतनी खूबसूरत है कि बस क्या बताऊं मैं आपको। हलीमा ने मुस्कुराते हुए चौधरी मुनीम को फ़ोन किया था। अगर तुम सच कह रही हो तो इस बार इनाम तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा होगा, चौधरी मुनीब ने मुझे को बल देते हुए कमीनगी से कहा था। अरे चौधरी साहब, आपको मैं तस्वीर भेजती हूँ लड़की की, मैंने जब चुपके से बना ली थी उसकी तस्वीर। हलीमा ने मुस्कुराते हुए कहा था। जल्दी से भेज दो, मैं अपने आदमी भेज रहा हूँ, लड़की उनके हवाले कर दो और अपने पैसे ले जाना आकर, चौधरी मुनीब ने कहकर फ़ोन रख दिया था। हलीमा ने मुस्कुराते हुए होठ भेजते पैसे का सुनकर हारून ने जिले को परेशानी से देखा, जो नींद में गुम हो चुकी थी, शायद बेहोश हो चुकी थी। हारून ने होठ भींचे और लकड़ी का पुराना मगर मजबूत दरवाजे को देखा, जो तोड़ना बहुत मुश्किल था। और तो कमरे में सिर्फ एक ही खिड़की थी, जो कि दरवाजे की तरह बहुत ही मजबूत थी। दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। हारून ने दरवाजे को लात रसीद करते हुए चिल्लाकर कहा था। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। हारून के दिमाग में वो मंजर घुमा जब वो औरत जिले को बहुत ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी। उफ, वो औरत ठीक नहीं थी, मतलब वो किसी साजिश के तहत हमें यहाँ पर लेकर आई थी। हारून ने गुस्से भरी नज़रों से दरवाजे को देखते हुए सोचा था। फिर अपनी बाहों में झूलती जिले को चारपाई पर डाला और दरवाजे की तरफ आया। दरवाजे को बहुत ज़ोर से धक्का मारता वो कोई जुनूनी सा लग रहा था। बाहर खड़ी हलीमा ने परेशानी से हिलते हुए दरवाजे को देखा। चौधरी जी, बस जल्दी से आ जाएं, हलीमा ने परेशानी से बाहर की तरफ झाँकते हुए खुद से कहा था। जी। जरवा ने हैरत से इदरीस साहब को देखा और फिर नादिया को देखा, जो सोफे पर बैठी परेशानी से उसे ही देख रही थी। बेटा,
आई नो वो तुमसे थोड़ा बड़ा है, लेकिन बच्चे मर्द उम्र का बड़ा हो तो वो बहुत ख्याल रखता है अपनी बीवी का। और ये भी तो सोचो, तुम वहाँ राज करोगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। इदरीस साहब ने उसे समझाया था, जिसके तासुर बहुत उलझे थे शौक से। अरे इदरीस, इसे कोई एतराज़ थोड़ी ही होगा। नादिया खुद ही तो कहती है कि उसने अपनी बेटी की तरबियत बहुत आला पैमाने पर की है। फरजाना ने पान मुंह में डालते हुए तुनक कर कहा था, जिस पर ज़रवा ने धुंधलाई हुई नज़रों से नादिया को देखा, जो सपाट सी नज़र से फरजाना बेगम को देख रही थी। बेटा, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मैं जानता हूँ आप मेरा मान नहीं तोड़ेंगी। ज़बान जो दे चुका हूँ मैं उन लोगों को, इदरीस साहब ने उसको देखते हुए मान भरे लहजे में कहा था। ज़रवा ने सर उठाकर इदरीस साहब को खाली खाली नज़रों से देखा। अभी तो उसके दिल में किसी के लिए एहसास जागा था। अभी तो ही तो उसने किसी की नज़रों में अपने लिए केयरिंग देखी थी। बहुत से पल उसके इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन वो खामोश थी, बहुत खामोश। अजमार बॉल हवा में उछालता हुआ सड़क पर सपाट तासुरात से दौड़ता जा रहा था। जब फुटबॉल किसी के पैरों के पास जाकर रुका था, अजमार ने संजीदगी से सामने देखा, जहां 4-5 बंदे खड़े थे, हाथों में डंडे पकड़े। वो कोई शक्ल से ही बदमाश लग रहे थे। अजमार के चेहरे पर बहुत प्यारे तासुरात आए थे। उसे फ्रस्ट्रेशन से निकलने का मौका मिल चुका था। वो ऐसे ही तो अपना गुस्सा कम करता था। वो बंदे भी चौंक चुके थे उसके होठों पर सपाट सी मुस्कुराहट देखकर। क्या तुम लोग मुझे मारने आए हो? अजमार ने हाथ पैंट की पॉकेट में डालते हुए लापरवाही से उससे पूछा था। बिल्कुल, इनमें से एक आदमी ने डंडा अपने हाथ में घुमाते हुए बेतासुर लहजे में कहा था। अजमार मुस्कुराकर पलटा। हारून ने अब की दफ़ा खिड़की पर जोर आजमाई की थी। खिड़की की कुंडी पर जंग लगा होने की वजह से हारून की 1-2 वार पर ही वो झटके से खुल चुकी थी। हारून ने गहरा सांस लेकर खुद को कंपोज किया और फिर नज़रें चारपाई पर डाली, जहां वो हाथ पांव छोड़े बेहोश पड़ी थी। हारून ने उस पर झुककर उसे बाहों में उठाया। वो उसे उठाकर खिड़की के पास लेकर आया। खिड़की काफ़ी चौड़ी थी, एक आदमी आसानी से बैठकर बीच में से गुजर सकता था। हारून ने उसे अपने सीने में किसी कीमती चीज़ की तरह भेजा और खिड़की में जा बैठा। खिड़की में बैठकर वो नीचे कूदा था। क्योंकि कमरा ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं था तो वो आसानी से उसे लेकर कूद गया था। वो जब से कमरे में आई थी बस ताकत सी हालत में बैठी थी। क्या हो रहा था उसके साथ? उसे कोई खुशी पूरी तरह रास क्यों नहीं आती थी? ज़रवा ने आंसू पोंछते हुए सोचा था। आप? इदरीस साहब को अपने कमरे में देखकर वो चौंक कर खड़ी हुई थी। बाबा, आप इस वक्त? ज़रवा ने मुरव्वत भी मुस्कुराकर उनसे पूछा था। मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है ज़रवा बेटा, बैठो इधर। ज़रवा उलझते हुए उनके पास बैठी थी और फिर जो उन्होंने ज़रवा से बात की वो ज़रवा को साकत कर गई थी। उसे ऐसे लगा जैसे सातों आसमान उसके सिर पर आकर गिर गए हों। मेरी बात पर गौर से काम लेना। इदरीस साहब कहकर कमरे से चले गए थे और वो इसी तरह बैठी रह गई थी, साकत सी, किसी मूरत की तरह। पलट कहाँ रहे हो? उस आदमी ने उसे मुखातिब किया था। अजमार बिना पलटे मुस्कुराया था। एक बात याद रखना अजमार, मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है, बल्कि मुकाबिल को भगाने वालों में से है। अजमार ने संजीदगी से जवाब देकर अपनी तरफ बढ़ते आदमी को हाथ के मुक्के से रास्ते में ही रोका था, जहाँ लहराकर नीचे गिरा था। आ जाओ तुम सब भी। अजमार ने हाथों को आपस में मसलते हुए सबको चढ़ाकर अपनी जिद करती हुई मुस्कान से। वो कहाँ जानते थे उसे कि जिसके मुकाबला कर रहे हैं वो ब्लैक बेल्ट है और 5 बार रेसलिंग में भी हिस्सा ले चुका है। पांचों बार जीत कर ही मैदान से उतरा था। अगर जानते तो उससे कभी मुकाबला न करते। अजमार ने बिना अपनी जगह से हिले सबको ज़मीन चटा दी थी। अब सब वो मार खाकर ज़मीन पर पड़े हुए कराह रहे थे। किसने भेजा है तुम लोगों को? अजमार ने एक के मुंह से ज़ोर से मुक्का मारते हुए सपाट से तासुरात में पूछा था। मलिक मंसूर ने, एक ने अपने होठों से खून साफ करते हुए कराकर जवाब दिया था। अजमार की ग्रीन आंखों में सर्दपन उतरा था। मलिक मंसूर ज़रवा का कज़िन है। उसने हाथ पर नीले रुमाल बांधते हुए सर्दी सी आवाज़ में खुद से कहा था। भागो यहाँ से, वरना तुम लोगों का कीमा बनाने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी सर्द सी आवाज़ पर वो चारों उठकर भागते हुए जहाँ से आए थे वहीं से कहीं गायब हो गए थे। अजमार ने फुटबॉल को हाथों में लेकर नीचे रखा, फिर ज़ोर से किक मारता हुआ उसके पीछे भागा था। वो अभी पलटा ही था जब उसके सामने हलीमा पिस्टल पकड़े आई थी। कहाँ जाने की तैयारी है हारून साहब? थोड़ी देर मुझे खिदमत का मौका तो दें। हलीमा ने कमीनगी सी मुस्कुराहट से कहा था। हारून के चेहरे पर तपिश वाले तासुरात आए थे। कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? हारून ने दांत पीसते हुए पूछा था। बस आपकी खूबसूरत बीवी पसंद आ गई है हमारे चौधरी जी को, मन्नान नामी आदमी ने पीछे से आते हुए उसकी बात पर हंसते हुए कहा था। यू बास्टर्ड। हारून ने गुस्से से खींचकर लात उसके पेट पर मारी थी, जिस पर मन्नान लड़खड़ाकर संभल चुका था। पकड़ लो इसे और छीन लो लड़की इससे, मन्नान ने गुस्से से चिल्लाकर अपने आदमियों से कहा था। हारून ने हैरत से अपने इर्द गिर्द खड़ी भारी जिसामत वाले आदमियों को देखा था और फिर जिले को, जो होश में आ चुकी थी। ज़रवा ने साकत नज़रों से उसे देखा था, जो गार्डन में खड़ा बहुत से लड़कों से उलझ रहा था।
यार जरवा, ये इंसान झगड़े क्यों किए बगैर क्यों नहीं रह सकता। एनी ने उसे देखते हुए राय दी थी, जबकि जरवा के नकाहत ज़दा चेहरे पर कोई तासुरात नहीं आए थे। वो बस सपाट सी नज़रों से उसे देख रही थी, जो शर्ट पहनता हुआ जरवा की तरफ ही आ रहा था। वो हाथों से बाल संवारता हुआ खूबसूरत सी चाल चलता उसके करीब आ चुका था। जिले को होश में आते ही देखकर वो रिलैक्स हुआ था। अब वो उन लोगों से आसानी से निपट सकता था। जिले हैरत से मुंह खोले उन आदमियों को देख रही थी, जो उनके सामने खड़े अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें घूर रहे थे। हारून ने जिले को नीचे के उसके पैरों पर खड़ा किया। जिले ने हारून को देखकर हलीमा को गुस्से से घूरा था। तुम बीच औरत, तुम नीच औरत, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे साथ धोखा करो, तुम्हारी तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगी। समझ क्या रखा है तुमने हमें, हाँ? जिले ने हलीमा के पास जाकर उसे धक्का देते हुए गुस्से से कहा था। हलीमा समीर सब ने गुस्से से भरी लड़की को देखा था। अलबत्ता हारून के चेहरे पर बहुत खूबसूरत तासुरात आए थे उसे शेरनी के रूप में देखकर। वाह, वो अभी जिले और हारून को जानते नहीं थे, जो पूरे ख़ानदान में लड़ाका के नाम से कुछ कुछ मशहूर थे। ए लड़की, तुमने मुझे गाली दी और धक्का दिया मुझे, तेरी तो। हलीमा ने फुनकारते हुए थप्पड़ उसके मुंह पर मारना चाहा था, जिसे जिले ने रास्ते में ही रोक चुकी थी। ये हाथ अगर मेरे चेहरे पर पड़ता ना, तो सारी उम्र इस हाथ को रोती। जिले ने भी खूब गुस्से का मुजाहरा किया था। पकड़ के ले जाओ इस लड़की को चौधरी जी के पास, इसे तो वहीं सीधा करेंगे। हलीमा ने हाथ को झटकते हुए चौधरी के आदमी को हुक्म दिया था, जो हुक्म मिलते ही सराज से जिले की तरफ आए थे। इससे पहले वो जिले की कलाई पकड़ते उसके हाथ रास्ते में ही हारून अपनी मजबूत गिरफ्त में ले चुका था। मेरी बीवी को हाथ लगाएगा, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब बास्टर्ड इंसान, हारून ने कहते ही उसका हाथ मरोड़कर उसकी पुश्त पर ले जा चुका था, जिससे उसके हाथों से पिस्टल छूटकर नीचे गिरी थी। बाकी सब हारून की तरफ बढ़ते ही थे, जब हारून ने उसे राजा, जो चौधरी का सबसे खास आदमी था, उसको गले से पकड़कर अपने सामने किया था। जिले ने सराज से नीचे झुककर उसके हाथ से गिरा पिस्टल उठाकर हारून के हाथ में दे दिया था। हारून ने पिस्टल खींचकर के राजा पर खोपड़ी पर रखा, जिस पर सब वहीं रुके थे। राजा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, जब से हारून ने पिस्टल से उसको ठोड़ी पर मारा था, जिससे वो चीख कर रह गया था। अगर उसकी ज़िंदगी चाहते हो तो सब पीछे हो जाओ, वरना इसका नकारा हाथ धो बैठोगे, इस नकारा से हाथ धो बैठोगे। हारून ने सबको गुस्से से वार्न किया था। वो लड़ सकता था उनसे, अगर उसके साथ जिले ना होती। वो उसे पिस्टल से सबको दिमाग दुरुस्त कर देता, लेकिन अभी उसके खतरनाक इलाके से निकलना था। हलीमा ने गुस्से से होठ भींचकर जिले को देखा था, जो हारून के कंधों के पीछे खड़ी गुस्से से सुर्ख होते चेहरे से सबको घूर रही थी। हारून राजा को लिए आहिस्ता आहिस्ता पीछे हुआ था। बाकी सब भी आगे बढ़ रहे थे, जब हारून ने उनके पाँव के पास फायर किया था, जिसे वो सराज से पीछे हुए थे। अगर किसी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो मैं यही भून दूंगा। हारून ने तपिश से तेज में सबको वार्न किया था। हलीमा ने मिठियाँ भींचकर, वहाँ अगर यहाँ से निकल गई तो चौधरी तो उसे नहीं छोड़ेगा, क्या करे वो अब। हलीमा ने होठ काटते हुए लरस कर सोचा था, चौधरी को अगर कोई लड़की पसंद आ जाए तो फिर उस लड़की का कहीं और ठिकाना नहीं हो सकता सिवाय चौधरी की हवेली के। हारून, क्या मैं इस औरत के बाल खींच लूँ? जिले ने गुस्से से कहा था, जिस पर हलीमा ने जल्दी से बौखलाते हुए बड़ी शॉल अपने सर पर ओढ़ी थी, जिस पर हारून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट चमकी थी। जिले, बाद में इसके बाल खींचना, पहले यहाँ से भाग तो लो। हारून ने उसे हमेशा की तरह तपाया था। जिले ने होठ लटका कर उसे देखकर नाक चढ़ाया था। राजा भरपूर कोशिश कर रहा था हारून की गिरफ्त से निकलने की, लेकिन हारून ने भी उस पर खूब गिरफ्त की हुई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे होते जा रहे थे। जिले अभी भी फ़ोन कान से लगाती हलीमा को घूर रही थी। भला उसकी इतनी हिम्मत कि वो जिले को ट्रैप करने की कोशिश करे। जिले ने दांत पीसते हुए दिल में सोचा था, इरम, तुम क्यों परेशान होती हो, वो समझ जाएगा। जानती तो हो कितना थोड़ा नखरीला सा है, लेकिन अदील उसे मना लेंगे। मुबीन ने अपनी बहन इरम को तसल्ली दी, जिसने जब से सुना था अजमार ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया है, वो तब से ही परेशान थी कि अजमार की ज़िद का तो सब को पता है। मुबीन, पता नहीं क्या होगा, जैनिश तो उसे बहुत पसंद करती है। इरम ने चाय का कप उठाते हुए परेशानी से कहा था। मैं जानती हूँ जैनिश उसे पसंद करती है, तुम फिक्र मत करो, अजमार सिर्फ जैनिश का ही होगा। मुबीन ने भी अपनी चाय का कप उठाते हुए तसल्ली दी थी। और ये ज़िले की क्या वाकई हारून से खुला ले लेगी? इरम ने इर्द गिर्द देखते हुए आहिस्ता से अपनी बहन से पूछा था। हाँ, हो जाए तो जान छूटे इस नकचड़ी लड़की से, मुबीन ने मुंह बनाते हुए कहा था, जिस पर इरम ने सर हिलाकर तायद की थी। वो उसके पास आकर रुक चुका था। जरवा ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। कहाँ जा रही हैं आप? अजमार उसे पलटता देखकर बेसाख्ता ही पूछ बैठा। आई थिंक मैं यूनी में ही पढ़ने ही आती हूँ। वो उसे जताते हुए क्लासरूम में चली गई थी। अजमार ने आंखें सुकेड़ते हुए उसकी दराज चोटी देखी थी, जो चादर से बाहर झांकती हुई नजर आ रही थी। वो लब पीछे उसके पीछे ही गया था।
वो आगे वाले डेस्क में बैठ चुकी थी, साथ ही एनी भी बैठी थी। एनी, आप दूसरी डेस्क में बैठ जाएं। ओप्स, स्मार्ट साहब ने दरख्वास्त नहीं हुक्म दिया था। एनी और जरमा ने चौंक कर उसे देखा था, जो उनके सर पर ही खड़ा था। एनी कहीं नहीं जाएगी, वो हमेशा मेरे साथ ही बैठती है। जरमा ने संजीदगी से उसे जवाब दिया था। मिस एनी, आप यहाँ से उठना पसंद करेंगी? अजमार ने भवें उचकाते हुए एनी से पूछा था, जबकि उसे इग्नोर किया, जो गुस्से से उसे ही देख रही थी। एनी मुंह बनाती खड़ी हुई थी, जबकि जरवा ने होठ भींचकर उस ढीठ इंसान को देखा था, जो सिर्फ अपनी ही मर्जी करता था। वो बैठ चुका था जरवा के साथ, जो सपाट तासुरात के सामने की तरफ देख रही थी। तुम नाराज़ हो मुझसे? अजमार ने उसकी तरफ मुहैयत से देखते हुए सर लहजे में कहा था। उससे पूछा, जो रेड शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर वही ब्लैक शीशों वाली चादर ओढ़े, बिल्कुल सादा सी थी, और उसकी सादगी ही तो अजमार को अपील करती थी। चमकती लौंग उसकी कमज़ोरी बन चुकी थी, जो वो जरवा से तो कहने से रहा। इतने में सर क्लास में एंटर हो चुके थे। जरवा संजीदगी से सर का लेक्चर नोट कर बुक पर कॉपी कर रही थी, और वो था कि ठोड़ी पर हाथ रखे उसके चलते हाथों की स्पीड देख रहा था। उसकी लिखाई काफ़ी रफ सी थी, जैसे अजमार ने नक्श चढ़ा कर देखा था। जरवा कब से खुद पर उसकी गर्म निगाहें महसूस कर रही थी। अब उसने लब भींचे कर उसे देखा था, जिसकी ग्रीन आंखें बिल्कुल एक अलग ही रंग में ढल चुकी थी, जिनमें शायद कुछ अलग से तासुरात था जरवा के लिए, जिसे जरवा समझ नहीं सकी थी। अगर समझ जाती तो खुद पर रश्क करती, मगरूर शहजादी की इतनी तवज्जो पर। क्या देख रहे हैं? जरवा ने संजीदगी से उसकी तरफ देखते हुए पूछा था। आपकी लिखाई बहुत गंदी है, मुझे लगता है इसीलिए आप सेकंड पोजीशन लेती हैं। अजमार ने गुलाबी होठ दांतों में दबाते हुए काफ़ी संजीदगी से कहा था। जरवा ने हैरत से उसे देखा, फिर नज़रें अपनी नोटबुक पर डाली थी। आपको खुद कुछ लिखना नहीं आता और चले हैं मेरी लिखी में कीड़े निकालने? जरवा ने नाक फुलाते हुए गुस्से से कहा। वो काफ़ी माइंड कर गई थी अपनी लिखाई को लेकर। अजमार होठ भींचते हुए आंखों से मुस्कुराया था। उसके जिछुते नकुश से उसे काफ़ी प्यारे लगे थे। इधर लाएं। अजमार ने कहते ही नोटबुक उसके हाथों से ले ली थी और व्हाइट बोर्ड पर लिखा नोटबुक में उतारने लगा था। जरवा ने गुस्से से उसे देखा, फिर गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया था। नोटबुक की तरफ देखकर वो चौंक गई थी, जहां वो खूबसूरत लिखाई से लिखता हुआ उसे चौंका गया था। इतना नालायक बंदा इतना खूबसूरत कैसे लिख सकता है? जरवा ने उसकी लिखाई देखते हुए दिल में हसरत की। आगे का नॉवेल कंटिन्यू रहेगा, इसमें अभी 2-3 पेयर और ऐड होने हैं और स्टोरी और ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी आगे जाकर। एक पेयर तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि उन लोगों की शादी हो गई है, मगर अभी अप एंड डाउन्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने तो जल्दबाजी में पूरी नॉवेल रीड कर ली थी, पर मैं सस्पेंस ख़राब नहीं करना चाहती आप लोगों के लिए, इसीलिए स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं आगे अगले पार्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।